हेलो। Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। द रीज़न इज़ कि यूपीएससी की प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था बीच में, और फिर उस टाइम पे पेपर सॉल्यूशन भी मैंने बीच में एक दिन आपको करवाया। और यूपीएससी के एग्ज़ाम के पहले जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ा था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने आपको स्टॉप करवाया था। वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टॉप करवाने का इंटेंशन यही था कि जब यूपीएससी की प्रीलिम्स थी उसके थोड़े हफ्ते पहले मैंने एक मैराथन सेशन लिए थे, 2 मैराथन सेशन लिए थे ऑन दी आर्ट एंड कल्चर सेशन। तो आई थॉट कि आई टेक अ ब्रेक इन बिटवीन द कोर्स, क्योंकि बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे वो थोड़े कर दिए जाए, और साथों साथ पेपर सॉल्यूशन जो करना था वो भी किया था हमने, डिटेल के अंदर बहुत डिस्कस किया हुआ है। खैर, आज फिर से शुरू कर देते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। चिंता मत करिएगा, काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आए कि सर आप एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर बाकी है उसका क्या होगा। तो आप चिंता मत करिए कि आपका जो सिलेबस है, जो सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से है उसको तो मैं कवर कराऊंगा ही, पर बीच में क्या होता है कि जब जब मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई आ रहे हैं बीच में, इफ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको पहले प्रायोरिटी दे देता हूँ, है ना। तो जब जब मुझे लग रहा होगा कि कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, तो मैं उनको पहले कवर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पहला क्या है कि उसका भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो बीच में शायद कहीं ब्रेक हो जाएगा 10 दिन का, पर ज़्यादा उससे ज़्यादा हम लोग डिले नहीं करेंगे। विल मेक श्योर कि हम लोग इसको अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट भी कर दे। चलिए शुरू करते हैं। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी करा रहा था आपको। पिछले क्लासेस के अंदर हमने नाजिज्म के ऊपर पढ़ना शुरू किया था और हिटलर के राइज के पीछे के कारण देखे थे। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को यहाँ पे। अन अकेडमी की इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मैं आपको दे दूंगा। एक्चुअली मैं आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर तो पढ़ाता ही हूँ, बट आई ऑल्सो टीच ऑन अन अकेडमी प्लस। अन अकेडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में से है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं और आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप यहाँ हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अब आप मुझे पूछोगे कि सर हमको अनअकैडमी के ऊपर क्यों जुड़ना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। दिस इंक्लूड्स द प्रीलिम्स एंड द मेंस। अभी मेंस के लिए एक कोर्स चल रहा है, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री। आज़ादी के बाद का भारत का इतिहास के अंतर्गत मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आज़ादी के बाद भारत का प्रोग्रेस हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। हमने पार्टीशन के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कंट्रीब्यूशन देखी है, जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन देखी है। तो वैसा ही आपके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगी, आपको तैयारी करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। खैर, ये प्लस के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, और एक सब्सक्रिप्शन जैसे ही आप लोगे तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब इसके अंदर कवर करा दिए जाएंगे। मेरी हिस्ट्री की करीबन 2000 से भी ज़्यादा आपको स्लाइड्स मिलेगी। ऑल दिस विल बी कवर्ड इन माई प्लस सब्सक्रिप्शन। मॉडर्न, एंशियंट, मिडीवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, इन सब का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड है मेरे कोर्सेज के अंदर। अन अकेडमी के ऊपर 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। देयर आर 100+ एजुकेटर्स हु आर टीचिंग ऑन अन अकेडमी। उनके भी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। लाइव या रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, आंसर राइटिंग है, मॉक क्वेश्चन सॉल्विंग है, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। तो आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगी आपको। बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स इंडिया के पढ़ाते हैं, उन सब के क्लासेस भी आप देख पाओगे। आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन के लिए डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और उसके बाद आपको यूपीएससी सीएसई को गोल चूज करना है। यू आर सपोज टू चूज योर गोल एज यूपीएससी सीएसई बिकॉज आई टीच इन द यूपीएससी सीएसई कैटेगरी। आप जैसे ही गोल चूज करोगे यूपीएससी सीएसई के अंदर आपको 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फ़ायदा ये है कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल तो नॉर्मल प्लस के अंदर मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए अन अकेडमी की तरफ से एक कोच अपॉइंट किया जाता है जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। दैट इज़ नोन एज पर्सनल कोच। तो आपको मेंटर मिलेंगे। तो एज अ टीचर तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हुई ही, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है, PN लाइव। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो याद रखेगा कि आपको 10% डिस्काउंट कोड यूज़ करना है, PN लाइव। आप मेरे साथ भी जुड़ पाओगे और आपकी तैयारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर हो जाएगी। इसके सिवा प्लस सब्सक्रिप्शन है,
प्लस के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करना चाहूँगा। प्लस के सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने वाली है। अभी 1 साल की फीस जो है वो 39,600 है आफ्टर यूजिंग माय रेफरल कोड PN लाइव। बट आफ्टर 24th ऑफ अक्टूबर ये फीस रिवाइज होके बढ़ जाएगी और इसकी कुछ 44,000 है, इसकी 60,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो बिफोर 24 अक्टूबर आप ले लीजिएगा। प्लीज़ ट्राई टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन बिफोर 24 अक्टूबर। 22-24 अक्टूबर के पहले जितना आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतनी ही आपको फीस के अंदर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रिविजन फ़ी। अगर आप ये देख रहे हो 24 अक्टूबर से फीस रिवाइज्ड हो रही है। पहले एक महीने की 8,000 थी, अब 8,000 थी और 7,200 डिस्काउंट कोड के बाद होती थी, अब यहाँ 9,000 हो गई है। उसी तौर के ऊपर 12 मंथ्स की 49,500 है, बट आफ्टर यूजिंग द सब्सक्रिप्शन कोड इट विल कम बैक टू 44,500 साहब। ठीक है ना, 2 साल की 72,000 हो गई है, 64,800 के अंदर कवर होगा। तो आपकी 2 ईयर्स की फीस काफ़ी बढ़ रही है, तो प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर 24। पहले ये 20 तारीख था, बहुत बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर फीस की डेट कैसा है। पहले 20th हुआ करता था, अब 24th हो गया है। नाउ दिस इज 24th, है ना। तो आप चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से प्लान करिए। और मेरे अनअकैडमी के कोर्सेज अगर आपको देखने हो कैसे पढ़ाता हूँ मैं, तो आप फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पेशल क्लास होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये स्पेशल क्लास आप कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हो और ये आपको मेरी प्रोफाइल के अंदर मिल जाएंगे अनअकैडमी के ऊपर साहब। ठीक है, इसके अंदर मैंने MCQs कराए हैं, इसके अंदर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाया है। तो प्लीज़ वॉच दैट, आपको बहुत मजा आएगी, बहुत एडवांटेजेस होगा। इस प्रकार से डाउट सॉल्विंग भी आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि देश आज़ाद जब हुआ, या मेनली इनफैक्ट क्या कहते हैं अपना वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जब समझने की कोशिश करते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमने नाजिज्म के टॉपिक को आज पढ़ना है। और नाजिज्म में हम लोग मेन देखेंगे कि हिटलर का राइज कैसे हुआ। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर याद होगा तो मैंने आपको पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बता दी है। और मैंने आपको बताया था कि 1914 से लेके 1918 के बीच में जब दुनिया इनफैक्ट पूरी तरह से खड्डे में चली जाएगी, जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में पहचानते हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया 2 ग्रुप्स के अंदर बट जाती है। एक तो थे एक्सिस पावर्स, जहां पे आपको जर्मनी, फिर टर्की, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज मिलेंगे। दूसरा हमको क्या मिलते हैं, अलाइड पावर्स मिलते हैं। ये अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, USA जैसे कंट्रीज मिलेंगे और ये लोग जीत जाते हैं। दे विल बी द विनर्स साहब। ठीक है, तो आपके जो अलाइड पावर्स थे ये विनर होने के कारण जर्मनी जो है वो हार जाता है। और जर्मनी हारता है 1918-19 के आसपास। तो जर्मनी के अंदर जो राजा था जिसने वर्ल्ड वॉर किया था वो भाग जाएगा। राजा भाग जाने के कारण जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। और ये पॉलिटिकल वैक्यूम होने के कारण 1918-1919 तक आते आते जर्मनी के अंदर वाइमार नाम की एक जगह है, वहां पे एक नई पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हो गई जिसे हम लोग कहते हैं वाइमार रिपब्लिक। ये जो वाइमार रिपब्लिक था जर्मनी के अंदर बन के आया 1918-19 के समय के दौरान। इसने बेसिकली एक नया पॉलिटिकल सेटअप क्रिएट किया। पर कहानी ये चलती है कि इस दौरान जर्मनी को 1919 के अंदर पेरिस के अंदर बुलाया जाता है और पेरिस के अंदर एक पीस ट्रीटी के तहत जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया जाता है। दैट इज नोन एज द पेरिस पीस ट्रीटी। मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया है। वर्ल्ड वॉर के बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जर्मनी वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड जर्मनी जब इकोनॉमिक क्राइसिस में जाता है तो उनको यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। और वाइमार गवर्नमेंट को ब्लेम किया गया था कि भाई साहब देखिए, आप सिस्टम को नहीं चला रहे हो ढंग से, इसके कारण ही हम लोग खड्डे में चले गए हैं। समय आगे चलता गया और 1928 तक आते आते हमको जानकारी मिलती है कि बाय द ईयर 1928 दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया था, मुझे जहां तक याद है। इनफैक्ट इफ आई एम एबल टू रिकॉल, आई हैव कवर्ड अप टिल द ग्रेट डिप्रेशन टॉपिक। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन होने के कारण क्या है। ये जितने भी फैक्टर्स है, ये सब के सब फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं। हिटलर के ग्रोथ के पीछे हम लोग जो कारणों की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिटलर के ग्रोथ के पीछे जो कारण रिस्पॉन्सिबल है उसमें आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे साहब। ठीक है ना। तो वाई द हिटलर केम टू पावर, उसके पीछे हम लोग बहुत सारी सिचुएशंस को ब्लेम कर सकते हैं। और ब्लेम करने के लिए मैं कहूंगा कि देर आर सर्टेन रीजंस दैट इज नोन एज पॉलिटिकल रीजंस।
There are certain reasons that is known as the economic reasons. There are certain reasons that is known as the social reasons साहब. जर्मनी के अंदर सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम था, ये भी मैं आपको समझाऊंगा साहब, ठीक है। तो कहानी क्या है कि बाय 1920s एंड 1930s 1920 से लेके 1930 तक आते आते एक जो क्राइसिस पीरियड चलता है, ये क्राइसिस पीरियड चलने के कारण जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पड़ गया दोस्तों, समझ में आया आपको साहब। और जब पॉलिटिकल वैक्यूम पड़ा तो ये वैक्यूम को फिल करने के लिए हिटलर नाम का एक शासक आके कहता है कि मैं जर्मनी को ग्रेट बनाऊंगा, मुझे सत्ता दो, मैं जर्मनी के बीते हुए दिन वापस लेके आऊंगा साहब, ठीक है। तो ये कहता है कि आई विल ब्रिंग द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ जर्मनी बैक। ये क्या कहता है कि जर्मनी का जो बीता हुआ काल था मैं फिर से उसे लॉस्ट ग्लोरी के रूप में वापस लेके आऊंगा। अब लॉस्ट ग्लोरी क्या थी भाई हिटलर के लिए? तो जर्मनी का एक बहुत ही बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जब एक होली रोमन एम्पायर करके अगर आप समझोगे तो हमको एक जगह मिलेगी साहब यूरोप के अंदर। ये होली रोमन एम्पायर था, ये जर्मन वर्चस्व का बहुत बड़ा एक रोल प्ले था, जहां जर्मनी का दबदबा पूरे यूरोप के अंदर होता था। उसके बाद हम लोग जब होली रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो वी फाइंड कि सेकेंड टाइम जर्मनी का जो एम्पायर था वो बिस्मार्क ने बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? बिस्मार्क ने बनाया है। और बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी को फिर से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में बना के लेके चलते हैं। ये हिटलर कहता है कि इसी प्रकार से पहले 2 बार जर्मनी का साम्राज्य पूरे यूरोप और विश्व में बना था, थर्ड टाइम मैं बनाऊंगा। आई विल ट्राई टू मेक द थर्ड राइच। राइच का मतलब क्या है? मैं साम्राज्य बनाऊंगा। तो हिटलर ने मूलभूत रूप से ये जो थर्ड राइच का कंसेप्ट है, जिसे हम लोग तीसरी बार साम्राज्य बनाने का कंसेप्ट के रूप में पहचानते हैं, उसके साथ जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। और जर्मनी के अंतर्गत जब हम लोग हिटलर के पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो अपनी प्रोपोगंडा फैलाते हुए हिटलर जो है अपनी शासन पद्धति को आगे चलाएगा। अब हिटलर पावर के ऊपर कैसे आया, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, वो सब तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको 1920s के बाद के पीरियड के अंदर लेके जाना चाहूँगा और हिटलर का ग्रोथ कैसे होता है उसको भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा साहब, ठीक है ना। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट एंड लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम विद द टॉपिक कॉल्ड एज हिटलर्स राइज टू पावर। और हिटलर राइज टू पावर अगर आप समझोगे तो यहाँ एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत बढ़िया सा टाइमलाइन दिया हुआ है। और अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ोगे तो हमने आपको आगे के जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो यहाँ तक आपके कवर हो गए हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जर्मनी किस तरह से ख़त्म हो जाता है, weimar गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, वर्साई की ट्रीटी कैसे होती है, 1919 से लेकर 1930 के बीच में जर्मनी के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिए हिटलर के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है और हिटलर कैसे पावर के ऊपर आया, उसको लेके एनसीईआरटी का पर्सपेक्टिव क्या बनता है उसको देखते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि हिटलर क्यों पावर के ऊपर आया। तो एनसीईआरटी कहती है कि जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था। और वो क्राइसिस कौन सा था? तो वो था इकोनॉमिक पॉलिटी एंड सोसाइटी का क्राइसिस, जिसके बैकग्राउंड में हिटलर पावर के ऊपर आया। अब हिटलर का थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हिटलर की पर्सनल लाइफ कैसी हुआ करती थी, जिसे ओवरऑल फ्यूरर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। हिटलर की स्टोरी ये है कि इसका जन्म ऑस्ट्रिया करके एक जो प्रदेश है वहाँ पे हुआ था। ऑस्ट्रिया एक्चुअली वॉज पार्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर वंस अपॉन अ टाइम। एक्चुअली पहले ऑस्ट्रिया यूज टू रूल ओवर जर्मनी साहब, ऐसी कहानी थी। जब मैं आपको 19th सेंचुरी के मिडल की बात करूंगा, मतलब समवेयर इन द 1840s 1850s का पीरियड, तो ऑस्ट्रिया वॉज द मेन कंट्री और मेन आई वुड से किंगडम दैट यूज टू रूल ओवर जर्मनी वंस अपॉन अ टाइम। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में काफ़ी सारे आपके कल्चरल सिमिलैरिटीज भी मिलेंगे, पर पॉलिटिकल टसल बहुत चलती थी तभी भी। हिटलर का जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था, पर हिटलर अपने आप को जर्मन ज़्यादा मानता था। वो कहता था कि भाई मैं तो जर्मन ओरिजिन ही हूँ साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रश्न नहीं था। और गरीबी के अंदर इसका बचपन बीता है। 1889 में इसका जन्म हुआ था। खैर 1889 के अंदर ही नेहरू जी का भी आपको जन्म मिलेगा। इवन जवाहरलाल नेहरू विल ऑल्सो बी बॉर्न इन 1889 ओनली। तो दुनिया के दो अलग अलग कोने के अंदर दो बड़े बड़े लीडर्स आपको मिलेंगे। एक ने मॉडर्न इंडिया की एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की और एक जो था जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाता है। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो 1889 में इसका जन्म हुआ हिटलर का। फैमिली बहुत गरीब थी तो इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुए करते थे।
बिकॉज इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, गरीबी के अंदर अपना जीवन निकाला है। तो संसाधनों का अभाव जब इंसान के पास होता है, वेन एवर अ पर्सन हैज़ लेस रिसोर्सेज, तो ही विल सी एंड ही विल थिंक कि यार देखिए मुझे कुछ तूफानी करना है जीवन के अंदर। सो वी फाइंड कि हिटलर की स्टोरी ये है कि हिटलर ने जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई 1914 के अंदर, तो ही जॉइन द आर्मी, उसने आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आर्मी के अंदर काफ़ी अच्छा काम भी किया, मतलब वो फ्रंट के ऊपर गया था, वॉर फ्रंट के ऊपर मैसेंजर के रूप में उसको काम दिया गया था। और हिटलर ने जाके काफ़ी मेडल जीते अपने देश के लिए साहब। अब यहाँ से कहानी आगे चलती है। 4 साल तो वर्ल्ड वॉर रहा 1914 से 1918 के बीच में। 1918 तक आते-आते बाय द ईयर 1918 हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जर्मनी हार गया। अब जर्मनी का लॉस होता है वो हिटलर के लिए पर्सनल लॉस था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली जर्मनी का जब हार हुआ तो बहुत सारे जर्मन्स का लग रहा था कि ये हमारा पर्सनल लॉस है, ये हमारा खुद का लॉस है। हम लोग की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारी खुद की पर्सनली जो लाइफ फ्रेम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। तो यू कैन सी कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है जब वर्ल्ड वॉर होता है और हिटलर ने बेसिकली जर्मनी के लॉस को अपना खुद का लॉस माना, उसके कारण जर्मनी के अंदर की बहुत सारी यूथ पॉपुलेशन थी जिसको बदला लेने की भावना थी। इनको लग रहा था कि भाई हम बदला लेना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए, पर टाइम ठीक नहीं था। ऊपर से जब इसके बाद वर्साई की ट्रीटी होती है, तो वर्साई की ट्रीटी के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी को एक ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करके वापिस भेज दिया जाता है और जर्मनी को पूरी तरह से ज्योग्राफिकली, टेरिटोरियली, इकोनॉमिकली, रिसोर्स के हिसाब से खत्म कर दिया गया था। मैंने आपको वर्साई की ट्रीटी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाई थी, मतलब ऑलमोस्ट एक आध महीना पहले हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि वर्साई की ट्रीटी के बाद हिटलर और नाराज होगा क्योंकि उसको लग रहा था कि जर्मनी के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। देयर इज सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गोइंग अगेंस्ट जर्मनी, बट ही कुड नॉट स्पीक आउट। वो इफेक्टिवली उतना बोल नहीं पा रहा था, बट उसने ये सब चीजें ध्यान में रखी कि चलो बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल टाइम आएगा, हम तब बोलेंगे साहब। अब कहानी यह है कि जर्मनी के अंदर उस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो रही थी और उसमें एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। कौन सी पार्टी थी दोस्तों? जर्मन वर्कर पार्टी। हिटलर जो है ये पार्टी के अंदर जुड़ता है और हिटलर कहता है कि भाई हमको लोगों के लिए काम करना है, हमारी पब्लिक के जो मोरल डाउन हो गया उनके लिए काम करना है और ये जो वहीमार सरकार कुछ नहीं करनी उसको वहां से निकालना है साहब। ठीक है, अब कहानी ये है कि नाम तो था जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर धीरे 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 अपनी ऑरेटरी स्किल्स के द्वारा, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के द्वारा और हिटलर की जो एक हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ उसकी जो अपील थी, जो प्रजा के अंदर जो पकड़ थी अपनी पार्टी के अंदर भी, उसका उसने मदद लेते हुए वो पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया और पार्टी का नाम बदल के उसने नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। क्या नाम है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ये जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी है इसी को ही हम लोग नाजी पार्टी के रूप में पहचानते हैं। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो नाजी पार्टी नाम की जो पार्टी आपको दिख रही है आज की तारीख के अंदर या उस टाइम पे हुआ करती थी 1919-20 के दौरान जब बनती है, तो ओरिजिनली नाम तो इसका वर्कर्स की पार्टी थी, मजदूरों की एक पार्टी हुआ करती थी। राजकीय आंदोलन था, एक दल था कि जो मजदूरों के लिए काम करेगा। हिटलर ने क्या कर दिया साहब, उसका नाम पूरा नाजी पार्टी के रूप में बना दिया साहब। ठीक है, सो वी फाइंड कि हिटलर 1920s के दौरान जब नाजी पार्टी की स्थापना करता है, इसके बाद हिटलर को लग रहा था कि मेरी जो वेइमार गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है साहब? जो वेइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट है वो कुछ काम की नहीं है और ये जो वेइमार रिपब्लिक की सरकार है इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए पावर के ऊपर से साहब। ठीक है, सो होता यह है कि 1920 के दशक में नाजी पार्टी जो है, ये जो वेइमार रिपब्लिक की सरकार थी उसके सामने कू करने का प्लान करती है। कू समझ में आता है आपको साहब? ठीक है, तो वी फाइंड कि उसके सामने एक बहुत बड़ा वो है ना कि रिवॉल्ट करने का प्लान करती है, एक बहुत बड़ा रिबेलियन करवाने का प्लान करती है। 1923 के आसपास का पीरियड था, 1923 के आसपास का पीरियड था और हिटलर ने बेसिकली बवारिया करके जो जर्मनी का स्टेट है उसको कैप्चर कर दिया। बाय द वे बवेरियन मोटर वर्क्स करके एक कंपनी आपने नाम सुना होगा। ये बवेरियन मोटर वर्क्स जो है उसे हम लोग आज की तारीख में BMW के रूप में पहचानते हैं, ये वही रीजन से है साहब। ठीक है,
तो हिटलर ने जर्मनी का एक प्रांत है, एक प्रोविंस है बवेरिया, उसको कैप्चर करने के लिए साजिश रची और वहां से वो सोच रहा था कि मैं बर्लिन जाऊंगा। बर्लिन इनका जो हेडक्वार्टर्स है, जर्मन गवर्नमेंट जहाँ पे इनफैक्ट है ना, जो पावर सेंटर के रूप में एक टाइम पे हुआ करता था, उसको मैं कैप्चर कर लूंगा। कहानी ये चलती है कि नाजी पार्टी जब कू करने का प्लान करेगी, इनके कू के ऊपर से पानी फिरा दिया जाता है बाय द जर्मन आर्म्ड फोर्सेस और हिटलर को पकड़ लिया जाता है और उसको ऊपर आरोप लगता है कि भाई तुमने गद्दारी की है देश के सामने, तुमने गद्दारी की है सरकार के सामने, तुमने गद्दारी की है सिस्टम के सामने। यू हैव बेसिकली क्रिएटेड एंड यू हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ कू अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड यू आर लाइबल टू गेट पनिश्ड। तो ऑब्वियस है उसको जेल में भी जाना पड़ता है थोड़े टाइम तक। और इस दौरान जब वो जेल में गया होता है हिटलर, तो हिटलर जेल के अंदर बैठे बैठे अपनी किताब लिखता है। वो किताब का नाम था माय काम्फ या मेन कैंप के रूप में पहचानते हैं। ये हिटलर की खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी, जो हिटलर बताता है कि भाई मेरा क्या विचार है जर्मनी को लेके। अब आप समझने की कोशिश करिए, 1920s के आसपास का पीरियड है। 1920 से लेकर 1930s के पीरियड के दौरान ये जो हिटलर है उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हिटलर ने विद्रोह करने की कोशिश की थी, इस दौरान हिटलर का विद्रोह फेल हो गया। weimar गवर्नमेंट अभी भी स्टेबल तरह चल रही है, पर जर्मनी के अंदर इंटरनल क्राइसिस बहुत चल रहा था। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जर्मनी का इंटरनल क्राइसिस भी ठीक ठाक चल रहा था, पर 1928-29 ऑनवर्ड से पूरी दुनिया के अंदर एक इवेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन नाम की जो इवेंट थी वो कितनी सिग्निफिकेंट थी वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेके, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब तूफान आता है तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा मास फ्लडिंग हो गया कि बात मत करिए। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन के कारण जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। और बिकॉज ग्रेट डिप्रेशन की जो इम्पैक्ट है वो weimar गवर्नमेंट के ऊपर पड़ती है, हिटलर की पॉपुलैरिटी जो है इसके बाद बहुत बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है ना? तो डिप्रेशन की असर पड़ना और पॉपुलैरिटी हिटलर की बढ़ना, पढ़ना और बढ़ना साहब, ठीक है ना? तो जर्मनी के अंदर भी दोस्तों यही हुआ। एक साइड के ऊपर जर्मनी के अंदर हिटलर का मूवमेंट पॉपुलर हुआ। हिटलर ने लोगों को बताया कि देखो देखो कौन आया, जर्मनी का शेर आया, ठीक है ना? वो कहता था कि अगर आप हमको ट्रस्ट करते हो तो हम आपको श्योरिटी देते हैं कि जर्मनी की जो लॉस्ट ग्लोरी है वो आपको वापस ला के देंगे। आप अगर हमको ट्रस्ट करते हो तो जर्मनी का जो पूरी कल्पना थी, जर्मनी का जो विचार था, उसको पूरी तरह से हम लोग री एस्टैब्लिश करके जाएंगे साहब, ठीक है? सो हिटलर कहता है कि नाजिज्म को एक मास मूवमेंट के रूप में मैं बनाऊंगा। आई विल मेक नाजिज्म एज अ मास मूवमेंट और नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ाऊंगा। ग्रेट डिप्रेशन होने के कारण जर्मनी के अंदर बड़ी बड़े बैंक्स कोलैप्स हो जाती हैं। ग्रेट डिप्रेशन होने के कारण बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं। ग्रेट डिप्रेशन होने के कारण अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, उसके जो वर्कर्स थे वो सब के सब नौकरी इनकी चली जाती है और मिडिल क्लास जो थे इनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करिए ग्रेट डिप्रेशन की इम्पैक्ट जर्मनी के ऊपर क्या हुई। इम्पैक्ट जर्मनी के ऊपर यह होती है कि पूरी जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर से गुजरने की शुरुआत करेगी। जर्मनी जब इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर शुरुआत करती है तो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, और जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो एक इंसान आके उनको क्या बोलेगा कि आप हमको ट्रस्ट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि जर्मनी का विकास और जर्मनी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे आपको? ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन जर्मनी के अंदर हिटलर की पॉपुलैरिटी 1928-29 के बाद बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था जर्मनी में, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और हिटलर ऑपोजिशन का लीडर था। ही वॉज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन को, पब्लिक को उल्लू बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूँ। ऑपोजिशन पार्टीज की खासियत ये रहती है, ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज कैन इजीली, आई वुड से, कन्वर्ट पीपल इन देयर ओन आइडिया। उसको है ना अपनी प्रोपोगेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आप जब शासक के सामने बोलना होता है तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। when you want to speak against the ruling authority, you will find multiple points are there where you can criticize the ruler। आप आराम से बोल सकते हो कि ये गलत किया, वो किया, फलाना किया, ढिमका किया साहब, ठीक है? तो हिटलर के साथ फायदा यही हुआ कि हिटलर वॉज एबल टू हाईलाइट ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द weimar गवर्नमेंट। और हिटलर ने कहा कि देखो weimar ने ये गलत किया,
हिटलर ने कहा कि वीमार ने वो गलत किया, वीमार पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेसिकली काम नहीं कर रही है। और उस टाइम पे जर्मनी के अंदर मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी वीकनेस ही ये होती है दोस्तों कि जहां जहां आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी को परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे उस हिसाब से उनको सीट मिलेगी। और परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से सीट मिलती है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी की मेजोरिटी कभी कभी नहीं आएगी। जर्मनी के अंदर भी कोई एक पार्टी की मेजोरिटी ना होने के कारण पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे, और इसके कारण हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण बन गए साहब। और हिटलर ने अपना प्रोपोगंडा भी फैलाया साहब। प्रोपोगंडा फैलाने के लिए हिटलर ने कुछ बाकी नहीं रखा था। तो बिकॉज ऑल द प्रोपोगंडा वर्क्स दैट वाज स्टार्टेड बाय हिटलर, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज दैट वाज स्टार्टेड बाय हिटलर, जर्मनी के अंदर लोगों को एक ऐसी चीजें समझ में आ रही थी कि हमारे लिए हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। समझे कि नहीं समझे साहब? ठीक है। सो द नाजी प्रोपोगंडा स्टर्ड द होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर साहब। हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारा विकास अच्छा हो, इसके लिए नाजिज्म का जो प्रोपोगंडा है बहुत पॉपुलर हुआ। इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि नाजिज्म की प्रोपोगंडा तो पॉपुलर हुआ। हिटलर को लग रहा था कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं 28-29 के अंदर, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इनिशियली हिटलर ने चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किया पर उसको ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते हैं, सो ही डज नॉट गेट मोर ऑफ द वोट्स। पर जैसे 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 समय आगे चलता गया और 1928 के एग्जैक्टली 4 साल के बाद उसके एक और बार चुनाव होते हैं जर्मनी के अंदर, तो 1928 से 1932 तक आते आते हिटलर की जो नाजी पार्टी थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई है संसद के अंदर साहब। ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ नाजी पार्टी वाज एबल टू कंसोलिडेट द पीपल ऑफ जर्मनी, हाउ नाजी पार्टी वाज एबल टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ नाजिज्म। और जर्मनी के अंदर उसने जो जर्मन प्राइड, जर्मन ग्लोरी का जो विचार था उसको और पॉपुलर कर दिया। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हिटलर ने क्या क्या चीज़ें प्रॉमिस की थी कि लोग इतने पागल हो गए थे उसके पीछे। इनफैक्ट हिटलर के बारे में अगर आपको पता होगा तो जर्मनी के अंदर एक मास हिस्टेरिया क्रिएट किया था ये इंसान ने साहब। और इतना बड़ा मास हिस्टेरिया था, लोगों को लग रहा था कि ये बंदा हमारा पालनहारे है साहब। ठीक है ना, ये हमारा तारण करने वाला है, ये हमारा उद्धार करने वाला है। हिटलर की जो अपील थी वो अपील के कारण पूरी जर्मनी मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसके ओपोनेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदे को कैसे हम लोग टैकल करें साहब। ठीक है। तो होता यह है कि 1930s के दौरान हिटलर की अपील और नाजी पार्टी का प्रोपोगंडा, किसका? नाजी पार्टी का जो प्रोपोगंडा था, ये प्रोपोगंडा होने के कारण आपके यहाँ पे हिटलर ने इनफैक्ट पॉलिटिकली बाजी मारने की कोशिश की साहब। अब हिटलर की पर्सनल लाइफ के अंदर खासियत क्या थी और हिटलर किस तरह से अपना प्रोपोगंडा फैलाता था और हिटलर को क्यों लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि यही हिटलर एग्जैक्टली 3-4-5 साल के अंदर जर्मनी को युद्ध की तरफ लेके जाएगा। स्टिल पीपल वर सपोर्टिंग हिम। हाँ, स्टिल पीपल वर सपोर्टिंग हिम। हिटलर टुक द होल ऑफ द जर्मनी ऑन द वर्ल्ड वॉर। पर जर्मनी के लोगों को लग रहा था कि नहीं भाई, हमारा हिटलर सही है, हमारे हिटलर ने कुछ गलत नहीं किया साहब। ऐसा तो क्यों ऐसा हिटलर के लिए कहा गया है साहब, याद रखेगा साहब। ठीक है। तो हिटलर किस तरह से लोगों को अपने फेवर में लाता है उसके बारे में हमको क्या क्या चीजें पता चलती है, याद रखेगा। एक तो हिटलर के पास अपनी स्पीच जो थी वो अद्भुत हुआ करती थी। इनफैक्ट लोग कहते हैं और हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑरेटर्स। अब देखिए, ऑरेटरी स्किल्स अच्छा होने के कारण लोग उसके साथ जुड़ जाते थे। कोई कोई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, पॉलिटिशियंस दोस्तों, उनकी खासियत होती है कि इनकी स्पीच जैसे ही बोलेगा लोग मंत्रमुग्ध हो जाएगा, उनको लगेगा कि ये ब्रह्म वचन है। The word that has been spoken by the politician XYZ is equivalent to the word that has been spoken by the God। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हिटलर की जो पॉलिटिकल स्पीचेस थी उसके अंदर उसने अपनी जो ऑरेटरी स्किल्स थी उसका मिसयूज किया था। उसका मिसयूज करते हुए लोगों को भड़काने की जगह और उनकी जगह बेसिकली अगर आप समझोगे तो उनको पूरी तरह से ना घुमाने की कोशिश की गई। हिटलर ने ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उसके जो शब्द थे उसके अंदर जर्मन प्राइड, जर्मन ग्लोरी, जर्मनी का जो पूरा का पूरा एम्पायर की जो स्टोरी थी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, वो सब उसने हाईलाइट की। और जर्मनी के लोगों को एक चीज बताया कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, मैं जर्मनी को वापस लेके आऊंगा।
जर्मनी की जो डिग्निटी है, जर्मनी की जो प्राइड है, उसको फिर से मैं रीबिल्ड करूँगा। और हिटलर ने बेसिकली जिस तरह से अपने पैशनेटली शब्दों को बोला, उसके कारण पब्लिक तो बेचारी है ना, वो चकचकित हो जाती थी। उनको लगता था कि हिटलर तो हमारा पालनहार है, हिटलर हमारे देश का विकास करेगा, हिटलर हम लोग को पूरी तरह से आगे लेके चला जाएगा। तो यू सी हाउ हिटलर वाज़ वेरी स्मार्ट इन प्लेइंग दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वेयर ही ट्राइड टू इंस्टिगेट द पीपल। हिटलर ने क्या किया साहब, लोगों को इंस्टिगेट किया साहब, ठीक है ना। तो उसने बताया कि देखिए मैं तो बहुत ही स्ट्रांग नेशन बनाना चाहता हूँ। हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है कहाँ पे, वर्साई की ट्रीटी के अंदर। मैंने आपको इसके टर्म्स बताए थे कि वर्साई की ट्रीटी के अंदर जर्मनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, टेरिटोरियली, रिसोर्स के हिसाब से पूरी तरह से। और हिटलर ने एक ही चीज़ कहा कि मैं जर्मन लोगों की डिग्निटी को वापस लेके आऊँगा, जर्मनी की जो लॉस्ट प्राइड है उसको मैं रीगेन कराऊँगा और रीबिल्ड कराऊँगा। अब ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है, लोग, कॉमन मैन जो था, अब आप समझिए कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो भूखी तरसी है। जर्मनी के अंदर जो लोग हैं उनके पास काफ़ी सालों से पैसे नहीं हैं। जर्मनी के अंदर एक ऐसी कंडीशंस थी जहां वर्ल्ड वॉर होने के कारण इकोनॉमिकली पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया था। इवन फिजिकली भी देखोगे तो फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे, क्योंकि एक फैमिली ऐसा नहीं था जहां पे किसी ना किसी का मृत्यु ना हुआ, समवन और द अदर पर्सन वुड हैव पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो ये सब चीज़ें होने के कारण हिटलर ने लोगों को मोटिवेट किया और लोगों के अंदर एक प्राण जगाया कि देखिए भाई, आप सोइए मत, आपके लिए हिटलर आ चुका है, हिटलर आपको मदद करेगा साहब, ठीक है। तो हिटलर ने कहा कि दोज हु आर प्रॉमिस लुकिंग फॉर वर्क, उनको मैं जॉब दूंगा, आपको एक ऐसा भविष्य बना के दूंगा जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साहब, ठीक है। सो ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। आपके यूथ के लिए बेसिकली कोई प्रॉब्लम ना हो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इंक्लूडिंग उसने वहां तक बताया कि जो भी जर्मनी को खत्म करने के लिए फॉरेन पावर्स काम कर रहे हैं, जो भी जर्मनी को खत्म करने के लिए अलग अलग कॉन्स्पिरसीज जो बनाई जा रही है, उसको भी मैं पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगा। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हिटलर ने एक बेसिकली रेटोरिक की एक भाषा बोलने की शुरुआत की। रेटोरिक समझ में आता है, पॉलिटिशियंस होते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख करेंगे जिसके कारण पब्लिक उनको बहुत सपोर्ट करेगी। पब्लिक को लगेगा कि ये बंदा बहुत सही बोल रहा है, पब्लिक को लगेगा कि ये बंदा बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा है। तो हिटलर के साथ भी यही था कि फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हो गए, फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज हो गई, इन सब के अंदर हिटलर जो है वो पूरी तरह से, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो अपना जो है प्रोपोगंडा फैलाने की शुरुआत करता है। उसने जिस हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम्स की शुरुआत की, पॉलिटिकल स्टाइल्स की शुरुआत की, इन सब के कारण जर्मनी के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी और पब्लिक को भी मज़ा आती थी कि भाई ये बंदा आया है बहुत सालों के बाद जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी के विकास की बात करता है, जो पब्लिक को साथ में लेके चलता है। और इसी के कारण हिटलर को एक चीज़ बहुत पता थी कि जब तक मैं दिखावा नहीं करूँगा बहुत सारी पब्लिक को एक साथ इकट्ठा लाके, तब तक मेरा सपोर्ट बेस भी नहीं पड़ेगा। जब तक मैं दिखावा नहीं करूँगा तब तक मेरा सपोर्ट बेस भी नहीं बढ़ेगा। हिटलर कहता है कि भाई देखिए, मुझे मास मोबिलाइजेशन के अंदर बहुत विश्वास है। और इस तरह से बड़ी-बड़ी रैलीज़ के अंदर हिटलर ने आगाज़ देने की शुरुआत की। यू कैन सी हाउ पीपल ऑफ जर्मनी, इस प्रकार से वो हिटलर की एक सैल्यूट हुआ करती थी, यूँ हाथ करके यूँ आगे करना साहब। इस प्रकार के आपको बड़े-बड़े आपको रैलीज़ मिलेगी, एक साथ 50,000 लोग, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख, 4 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठा करता था, मैसिव रैलीज़ किया करता था, पब्लिक मीटिंग्स किया करता था और बेसिकली पब्लिक को ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, तुम मुझे साथ दो, मैं तुमको आगे लेके जाऊँगा। हम सब के सब यूनाइटेड रहेंगे और जो जर्मनी का लॉस्ट ग्लोरी है उसको मैं रीबिल्ड भी करवाऊँगा। अब आप समझने की कोशिश करिए, इसके कारण हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी साहब, ठीक है? सो वी फाइंड कि इस प्रकार की रैलीज़ मिलेगी। न्यूरेमबर्ग करके आपको एक जगह मिलेगी जर्मनी के अंदर, जहाँ 1936 के अंदर ये रैली की गई थी, वेयर वी फाइंड कि हिटलर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उस टाइम पे नाज़ी पार्टी के, उन सब ने परेड किया था और पब्लिक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिल जाएगी। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हिटलर की खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस थे, एसएएनएसएस साहब, ठीक है? जस्टापो के रूप में भी हम लोग उसको पहचानते हैं। इन सब लोगों को भी डिसिप्लिन के रूप में खड़ा रखा जाता था
और हिटलर की जो अथॉरिटी थी, हिटलर की जो सत्ता थी, उनको दिखाया जाता था साहब, ठीक है। ये तो आर्म्ड फोर्सेस वाले थे। तो इससे हमको समझ में आता है कि हिटलर जो है, वो हिटलर पूरी तरह से अपने प्रोपोगंडा के टूल के द्वारा ज़्यादा पॉपुलैरिटी करेगा। अब हिटलर का जो पॉपुलैरिटी और अपनी जो मास मूवमेंट है, उसके अंदर एक उसका बहुत बड़ा टूल जो था, वो आपको इस प्रकार का स्वस्तिक मिलेगा साहब। एक्चुअली ये स्वस्तिक है नहीं, इट्स अ क्रॉस ओनली साहब, ठीक है ना। पर हिस्टोरियंस ने इसको स्वस्तिक नाम के शब्द के साथ जोड़ा हुआ है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्वस्तिक साहब, ठीक है। नाजी पार्टी का जो आपको सिंबल मिलता है, वेर यू फाइंड द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी, जो इन्वर्टेड आपको स्वस्तिक मिल रहा है नाजी पार्टी का, वो आपके लिए या हमको समझने के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये बेसिकली स्वस्तिक के रूप में नहीं था, इट वाज अ क्रॉस। और ये क्रॉस क्यों था? क्योंकि हिटलर अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगंडा भी फैलाना चाहता था। अब हिटलर क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगंडा फैला के क्या करता? तो उस टाइम पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो जर्मनी के अंदर दो प्रकार के लोग रहते थे। एक तो आपको ज्यूज मिल जाएंगे, यहूदी लोग साहब, ठीक है। और दूसरे आपको क्रिश्चियंस मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हिटलर जो था, ये क्रिश्चियंस को ज्यादा प्योर मानता था, और हिटलर का मानना था कि ये जो ज्यू लोग हैं, ये सब के सब इनएलिजिबल लोग हैं, जिनको जर्मनी के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए साहब, ठीक है। सो बिकॉज ही वॉज सपोर्टर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, बिकॉज ही हैड बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी, तो उसने क्या किया कि ये जो नाजी पार्टी का जो सिंबल है, उसमें आपको ये स्वस्तिक टाइप ऑफ इमेज डालेगी। ये एक्चुअली स्वस्तिक है ही नहीं, ये क्रॉस है साहब, ठीक है। इट्स अ क्रॉस, जिसकी दो साइड के ऊपर उसने एंगल बना दिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड सम काइंड ऑफ रेड बैनर्स विद अ स्वस्तिका। इसको हम लोग स्वस्तिक के रूप में नहीं, क्रॉस के रूप में ही कंसीडर कर सकते हैं। ये ऑफिशियल है साहब, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस बुक के अंदर इसके बारे में काफ़ी ऑथर्स ने लिखा है, इंक्लूडिंग यूरोपियन ऑथर्स ने भी हाईलाइट किया है कि ये कोई आपके इंडिया का या हिंदुइज्म का कोई सिंबल नहीं था। इट वाज जस्ट अ क्रॉस ऑफ क्रिश्चियनिटी विच वाज एक्सटेंडेड इन अ पर्टिकुलर साइन फॉर्म। चलिए साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने करने की कोशिश की, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उसने नाजी सैल्यूट की शुरुआत की। नाजी सैल्यूट कैसा था? तो अभी मैंने आपको बताया नाजी सैल्यूट कैसा होता था साहब, ठीक है ना। तो ये जो सैल्यूट है ना, ये लोगों का हाथ यूं जल रहा है साहब, ठीक है। दिस इज नोन एज नाजी सैल्यूट, है ना। हेल हिटलर, यूं करके साहब आपको इस प्रकार की मिलेगी साहब। तो ये नाजी सैल्यूट के द्वारा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, और साथों साथ बहुत बड़ी मात्रा में लोग ताली बजाते थे जब उसकी स्पीचेस बोला जाती थी साहब, ठीक है ना। तो हिटलर के यहाँ पे एक बहुत ही प्रकार का प्रोपोगंडा आपको मिलेगा। ये जो प्रोपोगंडा था, जिसके अंदर हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट कराने की कोशिश की जाती है बाय द जर्मन गवर्नमेंट एंड द जर्मन पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड एज द नाजी पार्टी साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि हिटलर वाज स्किलफुली प्रोजेक्टेड एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस। लोगों का जो दुख था, वो दुख से दूर करने के लिए एक मसीहा आ चुका है जर्मनी के लोगों के लिए, और उसका नाम है हिटलर। इस तरह से प्रोपोगेट करवाया गया। तो यू कैन इमेजिन कि ये प्रकार की जो आइडियोलॉजी है, ये हिटलर के अंदर लाने की कारण क्यों बनती है। व्हाई दिस थिंग वाज basically highlighted by the government. The reason why this thing was highlighted because the government was thinking कि जब तक हम लोग पब्लिक का सपोर्ट नहीं लेंगे, तब तक हमारा जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाओगे साहब, ठीक है ना। तो हिटलर की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी, वो इसी के ऊपर चलेगी। अब आप देखने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है साहब, ठीक है। जर्मनी को इन्होंने बताया कि इन द प्रीवियस टाइम, इन द प्रीवियस एरा, सुनिएगा मेरी बात, ये क्लासेस के अंदर सुनते रहिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल चीज़ें बहुत आती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर जो नहीं है, वो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जर्मनी के अंदर ऐसा था कि जो प्रीवियस एरा था, जो मतलब 19th सेंचुरी का जर्मनी था, बहुत ही ग्रेट हुआ करता था, और पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि हमारा अस्तित्व बहुत महान था। बट जब से वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोग हार के आए, उसके बाद हमारी हालत ख़राब हो गई, और हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रेस के अंदर आ गए, हम लोग पॉलिटिकल क्राइसिस में आ गए, हमारी सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि हिटलर के अंदर की जो दिमाग था, उसने लोगों को ये बताया कि देखो, तुम्हारी डिग्निटी और प्राइड ख़त्म हो चुकी है, तुम गरीबी में आ चुके हो, तुम पॉलिटिकल क्राइसिस में आ चुके हो। अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तो मैं आपको जर्मनी के जो पिछले दिन हैं, वो वापिस लेके आऊंगा, समझे आप लोग, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि हिटलर जो है, वो धीरे 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 1932 तक आते आते वो चुनाव जीतता है,
और चुनाव जीतने के बाद एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर के आया। और हिटलर को बेसिकली उस टाइम पे जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिडेलबर्ग, वो उनको बुलाते और कहते हैं कि भाई चलो तुम शपथ लो, तुमको चांसलर बनाया जाएगा। अब चांसलर क्या है साहब, ठीक है, तो चांसलर इज अ पॉलिटिकल पोजीशन, बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ओनली साहब, ठीक है ना। चांसलर जो है ये प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट ही हम लोग कहेंगे साहब, ठीक है। बट जर्मनी के अंदर पीएम नहीं बोलते हैं, उसको चांसलर बोला जाता है। किसने बनाया था साहब, जर्मनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग ने 1932 के इलेक्शंस का जब रिजल्ट आया और जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी मेजोरिटी जाती है, तो उनको बोलते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुमको चांसलर्स बनाया जाता है, यू विल बी द हाईएस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, और वो दैट इज इक्वल टू द प्राइम मिनिस्टर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि नाजी पार्टी पावर के ऊपर आ गई। अब आप समझने की कोशिश करिए, 1932 के पहले नाजी पार्टी जो थी एक पार्टी के रूप में थी, एक ऑपोजिशन पार्टी के रूप में थी, जिसका प्रोपोगंडा चलता था जर्मनी के अंदर। 1932-33 के बाद नाजी पार्टी के हाथ में पावर आ चुका है, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो उसका जो भी प्रोपोगंडा चला था, ये प्रोपोगंडा किसके सामने चला था, यू टेल मी, कि द प्रोपोगंडा बेसिकली वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। द प्रोपोगंडा वाज अगेंस्ट द जूइश पीपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी के अंदर जो यहूदी लोग थे उनके सामने प्रोपोगंडा चलाया गया था। The propaganda that was started was mainly against the democratic structure of Germany, क्योंकि नाजी पार्टी did not like the proportionate system of government जो जर्मनी के अंदर वेइमार रिपब्लिक ने बनाई थी। ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, वहाँ पे नाजी पार्टी है वो पूरी तरह से अपने जो विचार है उसको इम्प्लीमेंट कराने की शुरुआत करेगी साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि नाजी पार्टी जो मूलभूत रूप से कंजर्वेटिव थॉट की विचारधारा सकती थी, उसने जैसे ही पावर के ऊपर आया, तो पावर के ऊपर आने के बाद धीरे 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 जर्मनी के अंदर से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया साहब। जो इंसान जर्मनी का संविधान की शपथ लेके वहां पे गद्दी के ऊपर बैठा था, वही इंसान ने जर्मनी के संविधान को कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया साहब, ठीक है। ही थ्रू अवे द होली बुक ऑफ द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द डस्टबिन एट 1933 ऑनवर्ड्स। द रीजन वाज कि जर्मनी के अंदर हिटलर का मानना था कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली जो सरकारें हैं वो कुछ काम नहीं कर सकती। अगर आपको सरकार चाहिए तो आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देनी पड़ेगी। अगर आपको सरकार अच्छी तरह से चलानी है, तो देश का विकास करना है, तो वन पार्टी के रूप में पावर आना चाहिए। वो वन पार्टी कौन सी है, नाजी पार्टी है साहब, ठीक है। अब कहानी ये है कि नाजी पार्टी चुनाव तो जीत गई थी, पर वो डेमोक्रेसी कैसे खत्म करेगी जर्मनी के अंदर। Why and how the Nazi party will be abolishing the democratic framework of Germany, उसके पीछे की कहानी आप समझने की कोशिश करिए। हिटलर का तो बहुत क्लियर कट मानना था कि वन पार्टी, वन नेशन, वन गवर्नमेंट, वन सिस्टम होगी तो बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम ये था कि जर्मनी के अंदर उस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज भी हुआ करती थी, मल्टीपल ऑपोजिशन पार्टीज एज वेल। हिटलर चाहता था कि ये जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है उसको हम लोग पूरी तरह से खत्म कर दे। अब कैसे खत्म करेंगे साहब, पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए पहले तो। अपोजिशन को जब आप मार रहे हो और पब्लिक का सपोर्ट आपके सामने नहीं है या आपके साथ नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पब्लिक विद्रोह कर देगी कि वाई यू आर किलिंग एंड मेमिंग एंड डिस्टर्बिंग द अपोजिशन पार्टीज, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो हिटलर ने क्या करवाया साहब, 1933 के आसपास का पीरियड है, वो जैसे ही जर्मनी का चांसलर बनता है, तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी, जिसे हम लोग रीचटैग के रूप में पहचानते हैं, क्या कहते हैं, रीचटैग कहते हैं साहब, ठीक है ना। तो जर्मनी की पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाती है। देयर वाज अ ह्यूज फायर इनटू द जर्मन पार्लियामेंट। अब जर्मनी की पार्लियामेंट के अंदर जब आग लगी 1933 के अंदर साहब, है ना, तो उसके बाद बहुत सारी फाइलें जल गई, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की दुकान, मतलब जो दफ्तर थे वो जल गए। और हिटलर इसके बाद बहुत नाराज हुआ। हिटलर कहता है कि इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि जर्मनी के अंदर ये जो पार्लियामेंट के अंदर आग लगाई गई है, ये कम्युनिस्ट लोगों ने लगाई है मोस्ट प्रोबब्ली, या ये जो आग है एंटी नाजी फोर्सेस के द्वारा लगाई गई है। एंटी नाजी फोर्सेस का मतलब ये होगा कि वो ताकतें जो नाजी पार्टी का विरोध कर रही थी जर्मनी के अंदर। अब जर्मनी में ऐसा नहीं था कि नाजी पार्टी की विरोध नहीं हो रही थी। बिफोर दे केम टू पावर इनकी काफ़ी ऑपोजिशन भी थी। ये नाजी पार्टी पावर के ऊपर आई, इसके पहले इनका काफ़ी विरोध भी हुआ, इनका काफ़ी खंडन भी हुआ था साहब। उसके बावजूद भी द नाजीज कंटिन्यूड, नाजी पार्टी जो है इट कंटिन्यूड एज 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 देयर पॉलिटिकल फोर्स, आई वुड से। हिटलर जब पावर के ऊपर आया और जर्मनी के अंदर जब संसद में आग लगती है,
तो हिटलर ने 1933 के फरवरी महीने के अंदर एक डिक्री ऑर्डर किया, मतलब एक ऑर्डर निकाला, द फायर डिक्री और द फायर ऑर्डर। और इसने वहां पे ये ऑर्डर के अंदर लिखवाया कि आज के बाद जर्मनी के अंदर टेम्पररी आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड किए जाते हैं। अब यू माइट बी अवेयर अबाउट द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद होगा तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें बोरो की हुई है, और उसमें से एक है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी। ये हमने बोरो किया है, कहाँ से किया था? जर्मनी से ही किया था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि जब हम लोग जर्मनी की बात करेंगे, जब हम लोग जर्मनी की बात करेंगे, तो हिटलर की स्टोरी ये है, हिटलर की स्टोरी ये है कि हिटलर ने बेसिकली जर्मनी के लोगों के फंडामेंटल राइट्स ले लिए बाय दी फरवरी 1933। और ये फंडामेंटल राइट्स जो एक टाइम के ऊपर वाइमार के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए थे, ये फंडामेंटल राइट्स को उसने कंप्लीटली खत्म कर दिया। अब जब आप फंडामेंटल राइट्स ले लेते हो, तो अगर आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस यही है कि वो स्टेट के पावर को रोकने का काम करता है कि नहीं करता साहब? द फंडामेंटल राइट्स हैज द सिग्निफिकेंस दैट इट ट्राइज टू स्टॉप द पावर इन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। क्योंकि स्टेट कभी कभी आपकी, इनफैक्ट है ना, घर के अंदर आ जाएगा, स्टेट आपके दुकान के अंदर आ जाएगा, स्टेट आपके यहाँ परेशान कर देगा आपको। ये सब चीज़ों में इनफैक्ट स्टेट को रोका जाए, गवर्नमेंट को रोका जाए, इसके लिए फंडामेंटल राइट को एनेक्ट किया गया था। हिटलर ने फंडामेंटल राइट जर्मनी के लोगों से ले लिए, इसके कारण पूरी तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर वो टूट पड़ेगा। 1933 के अंदर जब उसने शपथ ली, उसके बाद उसने जर्मनी के जितने भी ऑपोजिशन फोर्सेस थे उसके ऊपर चुन चुन के मारने की शुरुआत की। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, ये ऑपोजिशन पार्टीज को हिटलर ने फिनिश कर दिया। समझे कि नहीं समझे? सो व्हेन द ऑपोजिशन पार्टीज वर फिनिश्ड इन जर्मनी, आप समझने की कोशिश करिए कि जब उनको खत्म कर दिया जाता है तो जर्मनी के अंदर ओनली वन पार्टी विल बी लेफ्ट। और वो कौन सी पार्टी थी दोस्तों? वो थी नाजी पार्टी। समझे कि नहीं समझे? हिटलर को समझ में आ गया था कि जब तक मैं अपने ओपोनेंट्स को नहीं मारूंगा, उनको ख़त्म नहीं करूंगा, तब तक बेसिकली मेरी यहाँ पे नाजी पार्टी की पकड़ नहीं बनेगी। हिटलर के सबसे बड़े दुश्मन उस टाइम पे कोई थे तो वो थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग। वही कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना, अगर आपको याद होगा, तो यूएसएसआर के अंदर हुई थी। और वही कम्युनिस्ट मूवमेंट या वही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के रूप में पहचानी गई, और लेटर ऑन फिर लेनिन और स्टालिन की अध्यक्षता में जब रशिया का विकास हुआ यूएसएसआर का, तो उन्हीं की आइडियोलॉजी फिर उसके बाद जर्मनी के अंदर भी पॉपुलर होगी। ये जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको हिटलर पकड़ पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डालता है। जर्मनी की पब्लिक कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उनको खुद के अपनी मौत की डर था। उनको लग रहा था कि फिर स्टैंड अप फॉर समवन एल्स, हिटलर हमको भी शायद जेल के अंदर डाल देगा, हिटलर शायद हमको भी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डाल देगा। अब ये कंसंट्रेशन कैंप कौन से हुआ करते थे साहब? तो आपको पता होगा कि ये वो जगह थी जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, हिटलर के ओपोनेंट्स को रखा जाता था, और लेटर ऑन इनको गैस चैम्बर्स के अंदर लॉक करके मार दिया जाता था। सो यू फाइंड कि इनिशियली हिटलर के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो थे उन सबको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ख़त्म करने की कोशिश की जाती है साहब। ठीक है, हिटलर ने क्या किया साहब? पूरी तरह से अपने ओपोनेंट्स को ख़त्म कर दिया। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि कम्युनिस्ट लोगों को चुन चुन के वहाँ पे पकड़ा जाता था, और कम्युनिस्ट लोगों को पकड़ पकड़ के वहाँ पे इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि आउट ऑफ दिस सर्वाइविंग 608 अरेस्ट फाइल्स ऑफ द डसेल्डॉर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन, 1440 वर दोस ऑफ द कम्युनिस्ट अलोन। यू कैन इमेजिन कि हिटलर के दौरान साहब करीबन 6800 लोगों को अरेस्ट किया गया था उस टाइम के अंदर। ये 6800 में से करीबन 6400 लोग ऐसे थे या 1400 लोग ऐसे थे जो खाली और खाली कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जिनको हिटलर ने पकड़ के खत्म कर दिया था साहब। ठीक है ना? तो वी फाइंड कि ये सब सिचुएशन के अंदर हमको समझ में आता है कि हिटलर जो है वो नाजीज़म की आइडियोलॉजी के द्वारा अपनी जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है उसको ख़त्म किया। हिटलर ने जब अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ख़त्म कर दिया है तो उसके बाद उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं मिलेगा। हिटलर ने ऑलरेडी जर्मनी के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे उसको अबॉलिश कर दिए हैं,
और उसको चैलेंज करने के लिए पब्लिक भी रास्ते में नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जब हिटलर ने फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया तो उसने फ्रीडम ऑफ प्रेस भी ले ली, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ले ली और उसने फ्रीडम ऑफ असेंबली भी ले ली। अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जब पब्लिक को प्रेस का राइट ख़त्म करते हो, आप जब उनका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट ख़त्म करते हो, आप जब उनके लिए असेंबली, उनको इकट्ठा होने का अधिकार ख़त्म करते हो, फिर पब्लिक के पास कुछ बचेगा सही क्या? डू यू थिंक दैट द पब्लिक विल बी लेफ्ट विथ एनीथिंग एल्स? क्या आपको लगता है कि पब्लिक के पास कोई और चीज़ बचेगी साहब? एवरीथिंग इज फिनिश्ड ऑफ। वो चाहे आपका प्रेस हो, वो चाहे आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, वो चाहे आपकी असेंबली हो। मैंने आपको बताया राइट टू असेंबली, इकट्ठा होना, एक जगह के ऊपर सभा करना। हिटलर ने पूरी तरह से इनफैक्ट जर्मनी को अपने हाथ में लेने की साजिश करना शुरू कर दिया। पहले डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा था, पहले रास्ते के अंदर आने वाले जो ऑब्स्ट्रक्शन थे उनको एक एक करके खत्म किया। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन था आखिर वाला, वो थी जर्मन पार्लियामेंट। क्योंकि जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होने के कारण पार्लियामेंट के द्वारा शासन करना जरूरी था। और पार्लियामेंट जब तक जिंदा रहती, जिसे हम लोग रीच टैग कहते हैं, क्या कहते हैं जर्मनी की पार्लियामेंट को? रीच टैग कहते हैं। जब तक जर्मनी की पार्लियामेंट वहां पे रहेगी तब तक हिटलर को फुल फ्रीडम नहीं मिलेगी। हिटलर ने क्या किया कि एक और कानून पास किया जिसका नाम है एनेबलिंग एक्ट। मार्च 3 1933 को यह कानून पास किया जाता है हिटलर के द्वारा। ये कानून के द्वारा हिटलर ने पूरी तरह से जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया साहब। कैसे एस्टैब्लिश किया? तो हिटलर को ये कानून के द्वारा पार्लियामेंट के जो भी पावर थे वहां से साइडलाइन करवाने की सत्ता आ गई। और हिटलर ने कहा कि अगर मेरी कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट के साथ होती है तो उसमें पार्लियामेंट बड़ी नहीं है, अब मैं बड़ा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जर्मनी की पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। जर्मनी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी और जितने भी ट्रेड यूनियंस थे जो पब्लिक मूवमेंट कर सकते थे, उन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया। तो यू कैन सी हाउ यू विल सी कि द हिटलर विल बी कंट्रोलिंग ऑल एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ द जर्मन स्टेट एंड द जर्मन गवर्नमेंट। अब आप समझने की कोशिश करिए, जो इंसान ने 1920s में अपना प्रोपोगंडा चलाया, 10 साल तक प्रोपोगंडा चलाते चलाते जर्मनी का चांसलर बना, and after becoming the chancellor of Germany he will try to establish the whole control over the whole Germany economy and the German situation. Everything will be controlled by him, and in this situations we find कि जर्मनी के ऊपर इकोनॉमी हो गई, मीडिया हो गई, आर्मी हो गई, जुडिशरी हो गई, सब जगह के ऊपर अपने स्टेट का कंट्रोल हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी राजकीय व्यवस्था जहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बैन कर देना, ट्रेड यूनियन को पूरी तरह से बैन कर दो साहब। उसके बाद आपके स्टेट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि मैं कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव में तो नाजी पार्टी खुद बैठी है साहब, एग्जीक्यूटिव के अंदर तो नाजी पार्टी खुद बैठी है। आर्मी के अंदर भी हिटलर ने नाजी पार्टी को एस्टैब्लिश करवा दिया। ठीक है, प्रेस की बात करेंगे तो प्रेस के अंदर भी नाजी पार्टी को एस्टैब्लिश करवा दिया साहब। और साथों साथ जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी के अंदर भी हिटलर ने किसको एस्टैब्लिश करवा दिया? नाजी पार्टी को। और सब जगह के ऊपर आपकी नाजी पार्टी जो थी और हिटलर जो था उसने पूर्ण रूप से कब्जा कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि जो इंसान पूरी की पूरी सिस्टम को हाईजैक करके बैठा हो, क्या उसके सामने कोई ओपोनेंट खड़ा हो पाएगा? डू यू थिंक दैट एनीवन विल बी एबल टू अपोज द डिसीजंस मेड बाय हिटलर? और हिटलर के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर भी था, हिटलर के हाथ में पार्लियामेंट्री पावर भी था, क्योंकि उसने पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया था और पार्लियामेंट के अंदर जो उसके विपक्ष वाले लोग बैठे थे उनको जेल में रखवा दिया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था, गैस चैम्बर में मरवा दिया था साहब। आर्मी, प्रेस, जुडिशरी अपने हाथ में आ गई। एक हिंदी के अंदर कहावत है, बोले सैया मोहे कोतवाल तो डर काहे का। समझे कि नहीं समझे ना? कि हमारे पहचान वाले हैं वो कोतवाल है। कोतवाल का मतलब है पुलिस वाले हैं साहब, ठीक है ना? कोतवाल यूज्ड टू बी अ मिडिवल इंडियन टर्म जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज होती थी साहब। तो वी फाइंड कि सैया मोहे कोतवाल तो डर काहेगा। तो यहाँ हिटलर की कंडीशन तो ये हो गई है कि हिटलर ने पूरी तरह से सिस्टम को हाईजैक करके रखा है, कुछ भी चीजें उसने बाकी नहीं छोड़ी है। ही हैज कंट्रोल्ड ईच एंड एवरीथिंग साहब, ठीक है? तो ये सब चीजों के द्वारा हमको समझ में आ रहा है कि हिटलर ने जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन को अपने हाथ में ले लिया,
पूरी तरह से हाथ में ले लिया। उसमें एग्जीक्यूटिव, आर्मी, प्रेस, जुडिशरी सब कुछ कंट्रोल कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि एक मिस्टर जेठालाल है, मिस्टर जेठालाल इज अपोजिंग हिटलर, तो डू यू थिंक दैट हिटलर विल बी एबल टू लीव दिस पर्सन अलोन? हिटलर क्या आपको लगता है कि इसको छोड़ पाएगा साहब? ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज द सेकंड प्रॉब्लम एट दैट टाइम? द सेकंड फंडामेंटल प्रॉब्लम वाज दिस ओनली, क्योंकि अगर जेठालाल कंप्लेन करता तो किसके सामने कंप्लेन करता साहब? ठीक है, जेठालाल को सपोर्ट करने के लिए कोई अपोजिशन पार्टी है नहीं है, पॉलिटिकल एसोसिएशन तो बैन कर दिए गए हैं। आर्मी के पास जाता, आर्मी में नाजी पार्टी बैठी हुई है। प्रेस के पास जाता, प्रेस आज की तारीख में अगर आप देखिए तो भारत के अंदर प्रेस एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है जो सरकार के सामने, और सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके सामने हाईलाइट करवाने के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स के रूप में उभर गया है। पहले तो वो भी पॉसिबल नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट है ना? जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी के पास भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो यू सी कि डेमोक्रेसी के जितने भी पिलर्स हुआ करते हैं, डेमोक्रेसी के जितने भी पिलर्स हुआ करते हैं, उन सब के ऊपर हिटलर ने अपना दबदबा बना दिया। हिटलर ने कहा कि भाई देखिए ऐसा ही चलेगा, दिस इज हाउ द सिस्टम विल वर्क। हाँ, तो इसके कारण क्या हो रहा है? द होल ऑफ जर्मनी वॉज क्रिपल्ड डाउन, इट वॉज एब्सोल्यूटली अंडर द नाजी पार्टी। इनफैक्ट आपको मिलेगा कि नाजी पार्टी इक्वल टू हिटलर इक्वल टू जर्मनी, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये जर्मनी के अंदर एस्टैब्लिश हो रहा है। जर्मनी के अंदर ना नागरिक को अधिकार है, जर्मनी के अंदर ना मीडिया को अधिकार है, मीडिया है तो वो भी सरकारी मीडिया है साहब, हिटलर की पिट्ठू मीडिया है। जर्मनी के अंदर अगर आप शासन पद्धति की बात करोगे तो हमको देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से कंट्रोल इसने बिठा दिया है प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर। और जो लोग हिटलर का नहीं मानते हैं उनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और सर्विलेंस तो बिठाई गया था। अभी मैंने आपको बताया कि हिटलर ने दो बड़ी बड़ी इनफैक्ट स्पेशल फोर्सेस की रचना की थी, एक का नाम था एसएस और दूसरे का नाम था एसए। ये दोनों के दोनों सिक्योरिटी और सर्वेलेंसेस ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसके द्वारा जर्मनी के ऊपर उसने कंप्लीटली प्रोपोगेट करते हुए अपना होल्ड बना दिया। और हिटलर ने ध्यान रखा कि ये जो होल्ड है ये मेरा पूरी तरह से रहना चाहिए साहब। ठीक है, सो वी फाइंड हिटलर विल बी क्रिएटिंग द सीक्रेट सर्विसेज एंड हिटलर विल बी यूजिंग द इंटेलिजेंस ग्रुप्स टू किडनैप, to destroy the opponents and also those people, even common man who is opposing the rule of Hitler। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, हिटलर ने रेगुलर पुलिस का तो यूज किया ही, उसने एक नए यूज किया यूनिट का जिसका नाम था द एसए, जिसे हम लोग स्टॉर्म ट्रूपर्स के रूप में पहचानते हैं। दिस इंक्लूड्स जेस्टापो। जेस्टापो बेसिकली सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, इंटेलिजेंस के लोग थे। एसएस जो प्रोटेक्शन स्क्वाड हुआ करती थी, एक्चुअली हिटलर को सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन ये दिया करते थे। द क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज। तो यू कैन इमेजिन कि अ ह्यूज apparatus ऑफ सिक्योरिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ह्यूज apparatus ऑफ सिक्योरिटी वाज क्रिएटेड बाय हिटलर। और हिटलर ने जो apparatus क्रिएट किया है इसके द्वारा लोगों के दिमाग के अंदर वो घुस गया है, पूरी तरह से घुस गया है कि देखिए मेरे सामने पड़ोगे तो ये हाल हो जाएगी, द मोमेंट यू विल गो अगेंस्ट मी मैं आपको तहस नहस कर दूंगा साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस जर्मनी के अंदर ना मीडिया बचा था, जर्मनी के अंदर ना गवर्नमेंट बची थी। जर्मनी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था, क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं बोल पाता था। नाजी स्टेट इतना पावरफुल हो गया, सुपर स्टेट बन जाता है, और इनके पास जो सत्ता थी वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थे साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये लोग अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर आ जाते हैं। जर्मनी का कोई भी सामान्य इंसान जो हिटलर का विरोध करता था उसको गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, क्योंकि अब पावर के ऊपर आ चुके थे। पहले तो क्या प्रोपोगंडा फैलाते थे, अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तो गलत हुआ है साहब। ठीक है, और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। एक 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 कैंप के अंदर लॉक कर दिया आपको, और वो लॉक करने के बाद फिर वहां पे गैस चैम्बर होंगे साहब, वही गैस चैम्बर के अंदर आपको फिट करके आपको मार दिया जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि ये तो सिचुएशन थी साहब। ठीक है, एंड वी फाइंड कि इसकी जो सीक्रेट पुलिस थी जेस्टापो, ये जेस्टापो के पास तो इसने बहुत सारा पावर दे के रखा था। they have the authority to check your documents, they have the authority to enter your house, they have the authority to confiscate you and detain your property, everything is there for Gestapo साहब। आपकी यहाँ पे जुडिशरी का रोल खत्म हो गया। आप समझने की कोशिश करिए कि आज पुलिस आपको भारत में पकड़ती है, आपको समझाता हो कि आज पुलिस आपको भारत में पकड़ती है
तो पकड़ने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स द पुलिस इज सपोज टू, आई वुड से, प्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट। 24 घंटे के अंदर एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 22 ये कहता है कि विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। राइट और रॉन्ग साहब? ठीक है। हिटलर की कहानी ऐसी है कि हिटलर ने जेस्टापो को कंस्ट्रक्ट किया था, जो सीक्रेट पुलिस थी, और इनको पावर दिए गए थे कि विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी लीगल प्रोसीडर्स, ये जेस्टापो आपको पकड़ के सीधा जेल में डाल देगा। ये जेस्टापो आपको पकड़ के शायद कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दे और वहां से आप गैस चैम्बर के अंदर चले जाओ। तो यू कैन इमेजिन साहब कि हिटलर ने जो अथॉरिटी बनाई थी अपने सिक्योरिटी अपैरेटस के द्वारा, वहां जो भी लोग उसके सामने बोलते थे, जो भी कॉमन मैन उसके सामने बोलता था, जो भी मीडिया हाउसेस थोड़े बहुत उनके सामने लिखने की कोशिश करोगे, हिटलर उनको पूरी तरह से खत्म कर देगा। एंड यू कैन इमेजिन कि 1934-35 ऑनवर्ड से हिटलर ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, विदाउट एनी लीगल प्रोसीडर्स जेल में डाला, उसके सामने कोई चूके चाबी नहीं कर पाया साहब। ठीक है ना? तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इनके हाथ में जो सत्ता थी, ये सत्ता कुछ एक्सट्रीम लेवल की ही चली जाती है। अब सवाल ये आता था कि हिटलर जब ये सब चीज़ें कर रहा था तो जर्मनी के अंदर उसको मास सपोर्ट बहुत मिलता है। आप समझने की कोशिश करिए कि मैंने आपको बताया कि हिटलर जब पावर के ऊपर आया, व्हेन ही केम टू पावर, तो उसको जर्मनी के अंदर बहुत मास सपोर्ट मिला है। ही हैज गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द जर्मन पीपल। अब आपको भी ये प्रश्न आना चाहिए, दिस क्वेश्चन शुड कम टू यू एज वेल, कि मास्टर हमको एक चीज बताओ कि हिटलर ने इस तरह से फंडामेंटल राइट्स ले लिए, आर्मी, जुडिशरी, प्रेस सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, स्टिल द जर्मन पीपल वर सपोर्टिंग हिम। 1933 के बाद उसने ये जो पॉलिटिकल पूरी की पूरी क्राइसिस क्रिएट की थी जर्मनी में, उसको मास सपोर्ट बहुत मिला एंड पीपल सपोर्टेड हिम ब्लाइंडली कि भाई हमारा नेता कैसा हो, एडोल्फ भाई जैसा हो, वैसी कंडीशन थी साहब। अब सवाल ये आता है कि हिटलर को क्यों सपोर्ट मिलता है, व्हाई ही गॉट सपोर्टेड, है ना? आपको भी ये सवाल आना चाहिए, इवन दिस क्वेश्चन शुड कम टू यू एज वेल माय फ्रेंड, कि भाई ऐसा तो क्या हो गया था कि हिटलर को सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा तो क्या हो गया था कि हिटलर को इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, है ना? तो ये सपोर्ट की जो स्टोरी है उसको मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली हिटलर क्या आता है कि वो जैसे ही पावर के ऊपर आएगा, या इवन उसका जब प्रोपोगंडा भी चल रहा था, तो हिटलर ने एक चीज के ऊपर फोकस किया है, वो है कि मैं हिटलर के रूप में जब पावर के ऊपर आया तो जर्मनी की जो लॉस्ट ग्लोरी है मैं वापिस लेके आऊंगा। और जर्मनी की लॉस्ट ग्लोरी तभी वापिस आ पाएगी व्हेन विल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट जर्मनी। समझे कि नहीं समझे? अब रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? तो हिटलर ने पब्लिक को अपना इकोनॉमिक प्लान बताया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया? इकोनॉमिक प्लान बताया। पिलान हम लोग हिंदी में कभी कभी कहते हैं ना, कि हिटलर ने अपना प्लान बताया साहब। सो हिटलर गेव अ न्यू प्लान टू दी पीपल ऑफ जर्मनी एंड जर्मनी के लोगों को बताया कि देखिए, आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे अंदर विश्वास रखो, मैं जर्मनी का विकास कैसे करूंगा आप देखते रह जाओगे साहब। ठीक है? और इसी के द्वारा इसने पूरी की पूरी जर्मन इकोनॉमिक कंडीशंस को रिवाइव करने के लिए प्लान किया जाता है। वी फाइंड कि हिटलर अज्यूम दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ जर्मनी, और इसी के कारण जर्मनी के अंदर जो अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उसकी मदद ली। और हिटलर ने उस टाइम पे जर्मनी के अंदर एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था हॉल्मर शेस्ट। ये हॉल्मर शेस्ट की मदद लेते हुए जर्मनी के अंदर एक फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम इसने लॉन्च करने की कोशिश की। फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितने भी जर्मनी के अंदर नागरिक को जॉब चाहिए, उन सब को अपनी मन की जॉब मिलने की प्रोविजन सरकार करके देगी। अब आप समझिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। हाँ ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आप? ठीक है ना? तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है और फुल प्रोडक्शन का कंसेप्ट है, फुल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज करते हुए आप अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो, उसे हम लोग फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक ऐसी ही कंडीशन है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जिसके द्वारा इनफैक्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर विशिंग टू गेट ए जॉब, विशिंग टू गेट एम्प्लॉयड, उनको अपने मन का काम मिल जाए, उनको अपने लायक काम मिल जाए साहब,
they get the work at 100% level. Those people who are wishing to get employed, उनको अपने मन का काम मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कहते हैं उसको सब। ये हिटलर ने कराया। हिटलर ने कहा कि मैं जर्मनी को फुल प्रोडक्शन के ऊपर लेके आऊंगा। अब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के पहले बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता था। बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ केमिकल डाइज। यू माइट बी अवेयर कि भारत में 1917 में एक सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था दोस्तों, बताइए। यू ओनली टेल मी व्हाई द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस। द रीजन व्हाई चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस वाज बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन ये था दोस्तों कि सत्याग्रह होने के बाद, आफ्टर द चंपारण सत्याग्रह, वी फाइंड कि जर्मनी से बनी हुई जो डाइस थी, सिंथेटिक डाइस थी, उसने इंडिया के अंदर इंडिगो की कल्टीवेशन की जो डिमांड है वो खत्म कर दी। इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल बाय द वे, है ना। तो कहानी क्या चलती है, व्हाट इज द स्टोरी एट दैट टाइम, आप समझने की कोशिश करिएगा कि हिटलर क्या करता है कि उसको फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट की जो पूरी कंडीशन है, ये फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के ऊपर उसने जर्मनी का इकोनॉमिक रिवाइवल करने की कोशिश की। और जर्मनी का इकोनॉमिक रिवाइवल करने के नाते हिटलर मेड श्योर मैं जर्मनी की लॉस्ट ग्लोरी वापस लेके आऊंगा। और ये जो जर्मनी का इकोनॉमिक रिवाइवल है, इसको करवाने के लिए उसने अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट को अपने यहाँ पे हायर कराया साहब, ठीक है ना। तो उनमें से आपको ये हालमार शास्ट का नाम दिखेगा जो जर्मनी के अंदर लिखा है। हिटलर ने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत की। एंड वी फाइंड कि हिटलर ने उस टाइम पे जर्मनी के अंदर बड़े बड़े हाईवेज बनाए, मोटरवेज कहते हैं, फ्री वेज के रूप में पहचानते हैं, ऑटोबैन के रूप में पहचानते हैं। ये फ्री वेज इतने हैवी होते हैं, या इतने मैं कहूँगा कि एब्सोल्यूट क्वालिटी वाले बनाए थे, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ना कोई खड्डा था, ना ही अगर आप देखोगे तो उसकी क्वालिटी के अंदर कोई 1% भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। और हिटलर ने पब्लिक को अपना जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए बेसिकली जर्मनी के लोगों के लिए एक गाड़ी की जो है वो भी स्थापना की। फोक्सवैगन करके आपको कंपनी मिलेगी। आज की तारीख में भी आपको फोक्सवैगन ग्रुप मिलता है ऑटोमोबाइल के अंदर। अगर आप में से कोई ऑटोमोबाइल का कीड़ा है तो उसको पता होगा कि ऑटोमोबाइल के अंदर फोक्सवैगन ग्रुप कितना बड़ा है साहब, ठीक है। तो फोक्सवैगन उसके अंदर आता है, ऑडी उसके साथ जुड़ा हुआ है, स्कोडा उसके साथ जुड़ा हुआ है साहब। आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जो फोक्सवैगन के साथ जुड़ी हुई है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब चीज़ों में हिटलर ने पब्लिक को प्रोपोगेट किया और बताया कि देखिए तुम भी गाड़ी ले सकते हो, एवरी पर्सन कैन बाय एंड ओन अ कार इन जर्मनी। तो इसके कारण क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। जर्मनी के अंदर जो हिटलर का प्रोपोगंडा था बहुत चलता है। इकोनॉमिक रिवाइवल हो गया जर्मनी का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। अब खाली दिमाग शैतान का घर था, हिटलर ने आके थोड़ी बहुत नौकरी दे दी उनको। अब नौकरी मिलती है तो क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, हिटलर के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि कम होगा। आप ही मुझे बताइए कि व्हेनेवर समवन गेट्स द जॉब व्हेन विच वाज प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, तो आपको लगेगा कि ये नेता झूठा नहीं है। द पर्सन हु हैज प्रोमिस्ड द जॉब इज नॉट रॉन्ग, इज नॉट लाइंग, और इसने हमारे लिए काम किया है साहब, ठीक है। तो हिटलर के साथ भी यही हुआ था दोस्तों कि हिटलर ने लोगों को जो प्रॉमिस किया था वो सब कुछ दिया, काफ़ी सारा दिया, जॉब्स दिया उसने, फिर मिलिट्री सर्विसेज को रीएक्टिवेट करवाया, बहुत सारी चीज़ थी जर्मनी के अंदर। तो इसी के कारण क्या हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। हिटलर ने 4 इयर्स प्लान निकाले थे। कौन से प्लान? 4 इयर्स प्लान, 4 इयर्स प्लान साहब, 4YP के रूप में हम लोग पहचानते हैं। 5 इयर्स प्लान जैसे इंडिया करता है, आज़ादी के बाद हमने किए थे। खैर हमारे 5 ईयर प्लान की ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है, पर हिटलर के 4 इयर्स प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। हिटलर ने ये जो 4 इयर्स प्लान बनाए थे, ये 4 ईयर प्लान के द्वारा जर्मनी का इकोनॉमिक रिवाइवल करवा दिया साहब। और जर्मनी के लोगों को विश्वास आ गया कि ये बंदा सही है साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। एक साइड के ऊपर जर्मनी के अंदर हिटलर ने पूरी तौर से इनफैक्ट इकोनॉमिक रिवाइवल कराया, तो जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ साहब। दूसरी साइड के ऊपर जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, ये फॉरेन पॉलिसी को जर्मनी के अंदर उसने बदल दिया। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी पहले कैसी हुआ करती थी, हाउ द जर्मन पॉलिसी वाज अर्लियर, पहले वो देखेंगे। उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि फर्दर आगे क्या होता है उसको लेके साहब, ठीक है ना। अब जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी पहले कैसी हुआ करती थी, तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई,
जर्मनी को बोला गया था कि तुम अपने आप को रीआर्म नहीं करोगे। जर्मनी को पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके एरिया जो है वो फ्रांस ने ले लिए थे, ब्रिटेन ने ले लिए थे। शायद अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत कि क्या-क्या चीज़ें वर्साई के दौरान होती है जर्मनी के साथ। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने आपको ये वर्साई के ट्रीटी के बाद जो जर्मनी के साथ अत्याचार होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था और आपको ये मैप के द्वारा समझाने की कोशिश की थी। तो जब-जब बेसिकली वर्साई की ट्रीटी का प्रश्न आएगा, तो हिटलर को सबसे ज़्यादा प्रश्न था वो था राइनलैंड को लेके। राइनलैंड क्यों? क्योंकि हिटलर को लग रहा था कि ये जो राइनलैंड है ये जर्मनी का विस्तार है। ये फ्रांस ने न्यूट्रलिटी के नाम के ऊपर ले लिया है हमसे। उसी तौर के ऊपर स्लेश्विक करके जो विस्तार है, ये डेनमार्क ने छीन लिया था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई, वो भी मुझे वापस खींचना है। इंक्लूडिंग पोसेन नाम का एक रीजन मिलेगा और यहाँ पे आपको डेंजिक करके एक पोर्ट मिलेगा। ये बेसिकली पोलैंड के कंट्रोल में इनडायरेक्टली देने की बात की गई है, उसके कारण भी हिटलर नाराज था। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिथुआनिया की बॉर्डर के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो हिटलर चाहता था कि आई वांट टू रिक्लेम द टेरिटरी ऑफ जर्मनी। रिक्लेम टेरिटरी ऑफ जर्मनी का मतलब क्या है कि जर्मनी की जो पुरानी ज़मीनें हुआ करती थी, वो मुझे वापस चाहिए। दैट थिंग शुड बी गिवन बैक टू मी साहब। और हिटलर करता भी ऐसा है साहब। जो एरिया उससे छीन लिया गया था ना आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जर्मनी की जो पूरी तहस नहस कर दी थी इकोनॉमी की, पॉलिटिकल कंडीशंस को, वो सबके सब को हिटलर अगर आप समझने की कोशिश करोगे वापिस निकालता है। हिटलर विल बी ट्राइंग टू रिकैप्चर ऑल द लॉस्ट एरियाज। हिटलर विल बी ट्राइंग टू आई वुड से है ना कंप्लीटली चेंज द होल जर्मन कंडीशन साहब, ठीक है ना। तो हिटलर की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेनेवर विल बी टॉकिंग अबाउट हिटलर, तो हिटलर जैसे ही पावर के ऊपर आया, हिटलर ने पूरी तरह से जर्मनी का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बदल दिया। अब पहला फॉरेन पॉलिसी को बदलने का जब प्रश्न आएगा, वो था जर्मनी को रोकने वाली जो संस्था थी वो थी लीग ऑफ नेशंस। अगर आपको याद होगा तो 1920, 1919, 1920 में जब पेरिस के अंदर ट्रीटी होती है, तभी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये लीग ऑफ नेशंस नाम की बॉडी को बनाया क्यों गया था? तो लीग ऑफ नेशंस को बनाने का इंटेंशन ये था कि भविष्य के अंदर इन फ्यूचर दुनिया के जितने भी कंट्रीज है वो लड़ाई ना करें। हिटलर ने कहा कि भाई मुझे लीग ऑफ नेशंस के अंदर एक फूटी कौड़ी का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है लीग ऑफ नेशंस, इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों के द्वारा, उनकी सरकारों के द्वारा पिट्ठू बनाई गई संस्था है। इसके लिए मुझे यहाँ पे नहीं जुड़ना है। तो हिटलर यहाँ से निकल जाता है साहब। हिटलर लीग ऑफ नेशन से निकलता है, तब यूरोप के कोई देश कुछ नहीं कर पाया साहब। धीरे 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 हिटलर राइनलैंड करके एक प्रदेश है उसको रीऑक्यूपाई कर देगा। ये वही राइनलैंड है जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया और आपको समझाने की कोशिश की कि जब वर्साई की ट्रीटी हुई थी, व्हेन द ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज साइंड, तो हिटलर से ये राइनलैंड की जो जगह है वो छीन ली जाती है। दिस इज द राइनलैंड बाय द वे साहब, ठीक है। ये जो मार्क कर रहा हूं मैं येलो कलर से, ये आपका राइनलैंड है साहब, ठीक है। हिटलर ने कहा कि भाई देखिए, हमारे साथ अन्याय हुआ था, हमारे साथ धोखा किया गया था, राइनलैंड हमसे छीन लिया गया था। अब मैं वापिस अपना राइनलैंड को क्लेम करता हूँ, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ दीजिएगा साहब, ठीक है। उसके बाद उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया 1938 के अंदर। और वो कहता है कि ऑस्ट्रिया तो पहले से जर्मनी का पार्ट रहा है। जब बिस्मार्क ने साम्राज्य बनाया तो ऑस्ट्रिया जर्मनी को एक ही कर दिया गया था। और हिटलर ने स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर का। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर का सिग्निफिकेंस कैसे हिटलर को हेल्प करता है टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी। समझे कि नहीं समझे, है ना। हाउ द स्लोगन प्रोपोगंडा बाय हिटलर वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर हिटलर को मदद करेगा टू एक्सपांड हिज एम्पायर एंड इवेंचुअली रिक्लेम ऑल दिस एरिया साहब, ठीक है। तो होता क्या है कि हिटलर ने जर्मनी को और ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर दिया। अगर आपको वर्साई की ट्रीटी याद होगा, अगर आपको वर्साई की ट्रीटी याद होगा, तो हिटलर को बहुत क्लियर कट कहा गया था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का कभी भी यूनियन नहीं होना चाहिए। वर्साई की ट्रीटी के अंदर बहुत क्लियर कट बोला गया था कि इन दोनों को कभी साथ में नहीं लाना है, ये दोनों कंट्रीज अलग अलग ही रहेंगे। यहाँ तो ऐसा हो गया है कि हिटलर ने पूरी तरह से ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया साहब, ही हैज इंटीग्रेटेड। और स्लोगन क्या कर दिया साहब, वन कंट्री वन नेशन वन लीडर साहब, ठीक है ना।
वन लीडर, ये सब की सब पूरी की पूरी उसने बोल दिया कि भाई सब कुछ एक ही है। वन एम्पायर का एक नारा दे दिया है कि हमारा एक ही साम्राज्य है साहब। तो उसने ऑस्ट्रिया को भी ले लिया, वर्साई की ट्रीटी का उसने धजिया उड़ा दिया। अब ये सब चीजें चल रही थी, हिटलर को लग रहा है कि नहीं हमारे साथ और भी अन्याय हुआ है। दूसरा अन्याय था वो था जेकोस्लोवाकिया को लेके। जेकोस्लोवाकिया की स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ये है कि जब वर्साई की ट्रीटी होती है, व्हेन द ट्रीटी ऑफ वर्साई विल बी साइन, कि अंडर दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई आपका एक जगह आती है जिसका नाम है सुडेटन लैंड। कौन सी नाम है? सुडेटन लैंड। सुडेटन लैंड वाज अ एरिया जहां पे जर्मन मेजोरिटी रहा करती थी अप टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर वन तक। यहाँ पे आपके जर्मनी की मेजोरिटी पॉपुलेशन रहा करती थी। जब वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जर्मनी हार गया और जर्मनी को तोड़ना था बाय द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सुडेटन लैंड करके जगह है वो हम लोग जेकोस्लोवाकिया को दे देंगे। तो हिटलर ने कहा कि यार पब्लिक जर्मन ओरिजिन की है यहाँ पे, तुम दे के बैठे हो जेकोस्लोवाकिया को, ये कहाँ का गणित है और ये कहाँ तक का लॉजिक सही भी बैठता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, हिटलर ने जो क्वेश्चन उठाया था वो जायज था कि नहीं था साहब, ठीक है। तो हिटलर ने क्या किया कि जो भी जर्मन ओरिजिन एरिया जो थे, खास करके सुडेटन लैंड वाले विस्तार है, उसको भी उसने कैप्चर कर दिए। ही कंसीडर्ड कि भाई ये भी इनफैक्ट हमारा ही है। और लेटर ऑन उसने जेकोस्लोवाकिया को भी पूरी तरह से खा गया। यूरोप के फ्रांस, इटली, इटली तो खैर उसका मित्र था, पर ब्रिटेन की बात करेंगे, बेल्जियम की बात करेंगे, नेदरलैंड्स की बात करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिटलर के सामने चूं के चा कर पाए। हिटलर ने कहा जो मेरा है सो मेरा है। वर्ल्ड वॉर वन के पहले ये मेरा हुआ करता था। आपने वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोग हार गए या हमको हरवा के आपने हमारे विस्तार हमसे छीने थे, वो हम लोग वापिस रिक्लेम कर रहे हैं। दैट इज द फंडामेंटल पोर्शन। हम रिक्लेम कर रहे हैं। मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ, हिटलर कहता है कि ये फंडामेंटल है और ये यही सच्चाई है। हम रिक्लेमिंग दिस एरिया। बहुत ही क्लियर कट चीजें दर्शाती है कि हिटलर ये एरियाज को जब रिक्लेम कर रहा था तो उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड भी खड़ा था साहब। देयर वॉज ए अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। ऐसा क्यों? क्यों हिटलर जब इनफैक्ट लीग ऑफ नेशंस को छोड़ता है, हिटलर ने जब राइनलैंड फ्रांस से छीन के वापिस अपने यहां इंटीग्रेट किया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का मर्जर करवा दिया, सुडेटन लैंड और जेकोस्लोवाकिया को खा गया, ये सब चीजें होने के बावजूद भी हिटलर के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाता है। उसके पीछे का कारण यह था कि इंग्लैंड जो है उसको अपीज करना चाहता था, जिसे हम लोग कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑन हिटलर। अपीजमेंट का मतलब समझ में आता है, तुष्टिकरण के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं। इट इज नोन एज तुष्टिकरण। कोई भी इंसान जो गलत कर रहा हो उसको आपको रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा और उसको स्टॉप करवाना पड़ेगा कि तुमको ये नहीं करना है। जब कोई इंसान गलत कर रहा हो, आपको पता है कि ये बंदा गलत कर रहा है, उसको रोकने की जगह आप उसको इग्नोर कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो इसे मैं अपीजमेंट के रूप में पहचानूंगा। whenever someone person is doing some wrong, you are supposed to stop it. In spite instead of stopping that person, you are trying to, I would say, put him in a condition जहां पे आप उसको मोटिवेट कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हिटलर के साथ यही हुआ। अब ब्रिटेन क्यों हिटलर को बोल रहा था या नहीं बोल रहा था कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो? क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि वर्साई के अंदर जो ट्रीटी साइन करवाई थी, किसके द्वारा करवाई गई थी? आपके फ्रांस के द्वारा। वर्साई की ट्रीटी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। अगर ना याद हो तो प्रीवियस क्लास आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा कि वर्साई की ट्रीटी के अंदर हिटलर ने या बेसिकली अगर आप जर्मनी की बात करोगे तो बहुत ही क्लियर कट पर्सपेक्टिव आपको मिलता है कि उनके ऊपर जो वर्डिक्ट था बहुत ही हार्श वर्डिक्ट था। एंड दैट द वर्डिक्ट ऑफ वर्साई वाज वेरी हार्श। तो हमको एक क्लियर चीज मिल रही है कि भाई जर्मनी की सिचुएशन खराब हो जाएगी साहब, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है साहब कि ब्रिटेन इनडायरेक्टली मदद कर रहा है हिटलर को, और हिटलर को मदद करता रहा करता रहा करता रहा, कुछ बोला ही नहीं। एक दिन हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और पोलैंड को खाने की साजिश किया। पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, उसी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई साहब। वर्ल्ड वॉर 2 आपके चैप्टर में नहीं है, वो स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी में है। तो पढ़ाऊंगा कि क्या होगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब? हिटलर की जो सिचुएशन थी
वो सिचुएशन हमको समझाती है कि हिटलर पूरी तरह से इनडायरेक्टली उसको ब्रिटेन की हेल्प मिल रही थी, और ये जो पूरी चीज़ें चल रही थी उसने रिकंस्ट्रक्ट की, जर्मनी का मैप रिकंस्ट्रक्ट किया, उसने जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, जर्मनी के लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश की गई साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, हिटलर उस टाइम पे सोच रहा था कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे जर्मनी की आर्मी को भी रीबिल्ड करना है, और जर्मनी की आर्मी को रीबिल्ड करने के साथ साथ मेरा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, ये डिफेंस प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द डिफेंस प्रोडक्शन एज वेल। अब हिटलर उस टाइम पे इतना मेगालोमैनियक हो चुका था, 1938 के आसपास का पीरियड है, जहां हिटलर के दिमाग में एक ही चीज आती रहती थी कि कैसे मैं जर्मनी को लॉस्ट ग्लोरी वापस लेके आऊं और जर्मनी को ग्रेट स्टेट बना दूं। अब हिटलर जब अपना खर्चा बढ़ा रहा था, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया था, नो डाउट जर्मनी का उस टाइम पे कंप्लीट विकास नहीं हुआ होता है, उसके बावजूद भी हिटलर क्या करता है कि 1930 से 40s के बीच में जब इकोनॉमिक रिवाइवल की प्रश्न आई, तो हिटलर ने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की कोशिश की, और खास करके रीआर्मामेंट, मतलब जो हथियारों की इंडस्ट्री है, वेपन्स की इंडस्ट्री है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे रीआर्मामेंट के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उसके द्वारा हिटलर ने, अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से जर्मन जो आर्म्ड फोर्सेस थे और जर्मनी की जो हथियारों की इंडस्ट्री थी, उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करवाने की शुरुआत की। अब सवाल यह था कि हिटलर जब इतना सारा रीआर्मामेंट करा रहा था, हिटलर के पास उतने पैसे नहीं थे, हिटलर वहां पे डेफिसिट कर रहा था फाइनेंसिंग के अंदर भी। उसका जो फाइनेंशियल एडवाइजर था मिस्टर शेस्ट, उन्होंने मना कर दिया। हिटलर ने कहा कि भाई तुम मेरे को मत बोलो क्या सही है कि क्या गलत है, मैं डिसाइड करूंगा वही सही होता है। हिटलर ने बेसिकली अपने ही इकोनॉमिक एडवाइजर को बोला कि तुम मेरे सामने बढ़ोगे तो तुमको भी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डाल दूंगा। मिस्टर शेस कहते हैं कि भाई चलो तुम तुम्हारा रास्ता पकड़ो, मैं मेरा रास्ता पकड़ता हूं, मैं निकलता हूं यहां से। आप समझने की कोशिश करिए, राजा इतना अहंकारी हो गया कि अपने सलाहकारों की भी नहीं सुन रहा है। The ruler has become so egoistic that he is not able to listen to his own advisors who are giving him good advice. उसको अच्छी सलाह दे रहे हैं कि साहब ये मत किया करिए, this is detrimental to the future of Germany, this will not work for long run. हिटलर ने कह दिया कि नहीं, मेरे को मन में आया सब खर्चा करेंगे हम लोग। हिटलर का एक ही चूज था, और हिटलर का ये मानना था कि हम लोग आर्मी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, भविष्य के अंदर युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर जीत के हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वहां से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। हमारे यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है वो कमी पड़ रही है, वो रिसोर्सेज को हम लोग हमारी टेरिटरी एक्सपांशन के द्वारा कंट्रोल कर देंगे। हमारे पास जर्मनी के लोगों को रिसोर्सेज की कमी होनी ही नहीं चाहिए। अगर रिसोर्सेज थोड़े भी कम पड़ते हैं तो हमारा साम्राज्य तो बड़ा करते ही रहेंगे, जितना साम्राज्य बड़ा करेंगे उतने रिसोर्सेज आते रहेंगे। और इसी के चक्कर में जब साम्राज्य बड़े करने की बात आई, उसने ऑस्ट्रिया को खा गया, उसने चेकोस्लोवाकिया को खा गया, सुडेटनलैंड को खा गया। फाइनली सितंबर 1939 के अंदर ये भाई साहब पोलैंड को खाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये हुआ कि हिटलर ने जब पोलैंड को खाने की कोशिश की, फ्रांस और इंग्लैंड तब तक बहुत ही भौचक्के हो चुके थे, और उनको पता चल गया था कि अगर हमने अब हिटलर को नहीं रोका तो हिटलर सब कुछ काबू के बाहर चला जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि फ्रांस और इंग्लैंड ने हिटलर के सामने पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने के मद्देनजर रखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ कूद लेते हैं, और इन्होंने कहा कि हमारे जीवन का एक ही मकसद है, वो है हिटलर को रोकना। हिटलर कहता है तुम मुझे क्या रोकोगे बे, मेरे पास तो बड़े बड़े कंट्रीज की सपोर्ट उस टाइम पे है। 1940 के आसपास का पीरियड है सितंबर के अंदर, और उसने रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस के रूप में अपनी एक पूरी की पूरी एक्सिस पावरों की समूह बनाई। ट्राईपार्टिट सरकारों के द्वारा जर्मनी, इटली और जापान को इकट्ठा कराया, और इंटरनेशनल पावर के रूप में जर्मनी को एस्टैब्लिश करवाने की एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत, एक साइड के ऊपर आपको जर्मनी, इटली और जापान जैसे कंट्रीज मिलेंगे,
दूसरी साइड के ऊपर आपको ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के अदर कंट्रीज भी मिल जाएंगे। एंड इस तरह से हिटलर ने 1940 का जो पीरियड है, ये 40 के पीरियड तक आते आते पूरे के पूरे यूरोप को उसने कैप्चर कर दिया था। दैट इंक्लूड्स द रीजन ऑफ फ्रांस, दैट इंक्लूड्स द रीजन ऑफ बेल्जियम, ऑलमोस्ट मेजोरिटी पार्ट्स ऑफ यूरोप वाज कैप्चर्ड बाय हिटलर। वो अपनी पीक के ऊपर था, अपनी चरम सीमा के ऊपर था, उसकी जो सत्ता थी, ही वाज एट द पिनेकल ऑफ पावर। इतना बड़ा उसने एम्पायर बनाया था कि बात मत करिए। 1940 से लेके 42 तक का पीरियड है, दैट वाज द पीक ऑफ द नाजी पावर इन होल ऑफ यूरोप। इफ यू कैन सी ऑन दिस मैप, अगर आप ये मैप के ऊपर देख रहे हो तो आपको यहाँ पे नाजी पावर्स का पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ नाजी पावर्स बेसिकली उस टाइम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ चुके थे। इफ यू कैन सी ऑल द ग्रीन एरियाज जो आपको डार्क ग्रीन के अंदर मिल रहे हैं, वो सब के सब वैसे एरियाज थे जो जर्मन ऑक्यूपेशन पे थे। ये आपका जर्मनी है, मतलब फ्रांस भी उनके कंट्रोल में है, बेल्जियम्स और नेदरलैंड्स भी डायरेक्टली इनके सब कंट्रोल में था, डेनमार्क भी इनके कंट्रोल में था और नॉर्वे भी इनके कंट्रोल में था। तो यू कैन इमेजिन कि नॉर्वे तक उनके कंट्रोल में आ गया। फिनलैंड जर्मनी का साथी मित्र था, इट वॉज अ फ्रेंडली स्टेट ऑफ द जर्मनी, इनडायरेक्टली वो भी उसके कंट्रोल में आ गया। लिथुआनिया, इस्टोनिया, वो भी जर्मनी के कंट्रोल में है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे स्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, ये वो कंट्रीज है जो बेसिकली जर्मनी के साथी थे। दे वर दी कोऑपरेटिंग कंट्रीज ऑफ जर्मनी, मतलब वो भी उसके कंट्रोल में। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इटली, अल्बेनिया, यूगोस्लाविया और ग्रीस, ये भी कहीं ना कहीं हिटलर के कंट्रोल में थे। और आखिर के अंदर अफ्रीका के अंदर आपको एंट्री मिलेगी ट्यूनीशिया, वो भी जर्मनी के कंट्रोल में था। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ द जर्मन्स वर एबल टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन ऑल ऑफ यूरोप। पूरा का पूरा यूरोप जर्मनी के हाथ में था, कुछ रीजन्स इटली के हाथ में था, इटली तो उसका साथी मित्र है। और हिटलर ने 1939 के अंदर ही नाजी सोवियत पैक्ट भी की थी। ये जो नाजी सोवियत पैक्ट थी, इसके द्वारा स्टालिन जो है, जो रशिया में उस टाइम पे शासक हुआ करता था, वो भी उसका मित्र था। तो यू कैन इमेजिन कि हिटलर की जो स्टोरी है, ये स्टोरी के दौरान हमको एक चीज़ें बहुत क्लियर कट मिल रही है कि हिटलर का साम्राज्य विस्तार कितना हुआ होगा। और 1942 की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ 1942, तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि हिटलर का जो साम्राज्य था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में और बहुत ही वास्ट लेवल पे एक्सपांड हो चुका था साहब, ठीक है ना। तो वी सी कि हिटलर 1941-42 तक आते आते अपने पिनेकल ऑफ पावर के ऊपर पहुंच गया है। हिटलर ने बेसिकली पूरी की पूरी जो अपना सपना था, जो यूरोप को कैप्चर करे, ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करे, वो भी ले लिया था। अब प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हिटलर ने यूक्रेन को कैप्चर किया, हिटलर ने पोलैंड को कैप्चर किया, हिटलर ने लिथुआनिया को कैप्चर किया, इस्टोनिया को कैप्चर किया। और जब यहां से आगे जाएगा हिटलर, तो आपको एक कंट्री ही बाजू में दिखेगा, वो कौन सा था? यूएसएसआर। अब यूएसएसआर एक ऐसा कंट्री है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो एक टाइम के ऊपर हिटलर का दोस्त भी हुआ करता था। मैंने आपको बताया, जिसे हम लोग कहते हैं नाजी सोवियत पैक्ट के रूप में साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हिटलर चाहता था कि जर्मनी का एक्सपांशन होता रहे। ये एक्सपांशन करने के चक्कर में भाई साहब ने जून 1941 के अंदर सोवियत यूनियन के ऊपर भी अटैक करवा दिया। और हिटलर के बारे में कहा जाता है कि जब उसने सोवियत यूनियन के ऊपर एक्सपांशन करते हुए इनफैक्ट उसके ऊपर अटैक किया, तो वो हिटलर का सबसे बड़ा ब्लंडर रहता है साहब। एंड वी फाइंड कि व्हेन हिटलर विल बी ट्राइंग टू एंटर इनटू द सोवियत यूनियन, जैसे जैसे हिटलर सोवियत यूनियन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे ही हिटलर को फटका पड़ने की शुरुआत होगी। वर्ल्ड वॉर टू के बीच वाला जो पीरियड है, दिस इज द मिडल पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, 1942 के आसपास का पीरियड है। 1939 में शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर टू, 1 सितंबर से ही इनफैक्ट आपको मिलेगा। ये वर्ल्ड वॉर टू 1942 के मिडल तक आते आते हिटलर की सबसे बड़ी गलती हो गई कि उसने यूएसएसआर के ऊपर अटैक करवा दिया। ये वो यूएसएसआर है जो हिटलर का एक टाइम के ऊपर मित्र था। और 1939 के अंदर हिटलर ने स्टालिन के साथ एक पैक्ट की थी, जिसे हम लोग कहते हैं नाजी सोवियत पैक्ट। ये जो नाजी सोवियत पैक्ट है, इसके आधार के ऊपर हिटलर ने इनफैक्ट स्टालिन को बताया था कि हम दोनों के दोनों मित्र हैं, हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। हिटलर ने जून 1941 में यूएसएसआर के ऊपर आक्रमण किया।
पहले 2-3 महीने तक तो हिटलर की जो आर्मी थी ये रीजन्स के अंदर काफ़ी घुस मारती है, बट दिसंबर नवंबर तक आते आते या मैं कहूँगा अक्टूबर तक आते आते सोवियत के अंदर सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। द विंटर्स विल बी स्टार्टिंग इन द सोवियत यूनियन। और रशिया की जो ठंडी थी वो जर्मनी के सोल्जर्स टिक नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग आज तो जो जर्मनी का जो हार होता है उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, पर आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि जब 1942 के आसपास का पीरियड आता है तब तक हिटलर का सेटबैक आने की भी शुरुआत होती है। तो वी फाइंड कि 1942 ऑनवर्ड्स नाजी फोर्सेस को यूएसएसआर के अंदर सेटबैक पड़ने की शुरुआत हुई और ये सेटबैक पढ़ते 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 बहुत भारी मात्रा में गया और 1945 तक आते आते फाइनली जर्मनी हार जाता है और जर्मनी सरेंडर करता है, हिटलर सुसाइड करेगा और आपकी जो पूरी की पूरी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है वो भी खत्म होगी। अब खैर जर्मनी कैसे हारता है, जर्मनी कैसे सरेंडर करता है, ये जो कहानी है ये आगे की स्लाइड्स में है, बट आई फील दैट मैं यहाँ पे थोड़ा कंक्लूड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमने काफ़ी 1.5 घंटे के आसपास ये सेशन को लिया है और नेक्स्ट सेशन जो है वो कल ही करेंगे, चिंता मत करिएगा। कल के क्लास के अंदर जब मैं आपको वापस मिलूंगा, टुमारो व्हेन आई विल मीट यू वन मोर टाइम, तो विल कंटिन्यू विद द डिक्लाइन ऑफ हिटलर्स पावर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि हिटलर क्यों चाहता था कि दुनिया के ऊपर उसका दबदबा हो, हिटलर क्यों चाहता था कि नाजी फोर्सेस और जर्मनी पूरे यूरोप के ऊपर राज करे, हिटलर की दुनिया को प्रति क्या अपना ओपिनियन था। ये सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करना है, बट आई फील दैट कि हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को और कल के सेशन के अंदर जब मैं मिलूंगा तो यहाँ से थोड़ा आगे लेके जाऊंगा साहब, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। आपको मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी के मेरे क्लासेस के ऊपर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ, इनफैक्ट 24 तारीख से पहले ले लीजिएगा। 24 तारीख के बाद आपकी फ़ीस बढ़ने वाली है। द फीस फॉर द नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन विल बी इंक्रीजिंग। एक साल की फ़ीस 49,500 के आसपास हो जाएगी और अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ किया है, कौन सा रेफरल कोड है आप सबको पता ही होगा, मैनी ऑफ यू हैव यूज्ड इट। इनफैक्ट आपके जो भी मित्र हैं उनको भी बोलिएगा कि रेफरल कोड को यूज़ किया जाए। ये है PN लाइव कोड। कौन सा कोड है? PN लाइव साहब, ठीक है ना। ये कोड यूज़ करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फॉर एनी सब्सक्रिप्शन। यूपीएससी की फ़ी बढ़ने वाली है, आपकी ऑलमोस्ट 44,500 हो जाएगी। अभी आपको जो फीस मिल रही है वो 39,600 है एक साल के लिए और 2 साल के लिए 57,600 है साहब, ठीक है ना। तो मोस्ट वेलकम है आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ने के लिए। मैं हिटलर को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर कोर्स चल रहा है। आई एम ऑलरेडी रनिंग अ लाइव कोर्स ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इनफैक्ट इसमें 17 सेशन है, करीबन 35 घंटे के आसपास मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को कवर कराने वाला हूँ। एंड ये मेरा रेफरल कोड है, आप कभी भी जुड़ सकते हो। अगर आपको डेमो जैसा क्लासेस देखने हैं तो आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाइए, आपको स्पेशल क्लास मिलेंगे जिसे फ्री क्लासेस के रूप में पहचानते हैं। आप इसको भी अटेंड कर सकते हो। यू कैन अटेंड द फ्री स्पेशल क्लासेस। ये आपको ऐसे ही अवेलेबल होंगे, उसमें एमसीक्यूज कराए, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हुए, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड I'll see you in the next class. Till then, keep studying and all the best.